मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए अब करियर विल पूरी जान लड़ा रहा है ताकि अब की बार आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए भी भरपूर तरीके से तैयार हो सके और अपने लिए 100% एफर्ट्स लगाकर अब की बार आखिरी बार सिलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के सामने ये रिकॉर्डेड सीरीज हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एक एक स्टेप करके तैयार आप लोगों को अगले टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करते जाएंगे। यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन का लेवल रखा जाएगा ऊंचा ताकि आप लोगों के सामने किसी भी तरह का पेपर आए आप बहुत उसे काबिलियत तरीके से आराम से निपटा सकें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हम करवा रहे हैं। तो बस अब इस सीरीज को छोड़ना नहीं है, हर रोज इसको कंप्लीट करना है, हर रोज इसमें कराए हुए प्रैक्टिस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस सीजीएल मेंस की तैयारी के लिए हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। हम लोग इस पूरे के पूरे कंटेंट की अगर बात कर रहे हैं तो हमें 3 तरह के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पर फोकस करना है। एक हमारे जो पीवाईक्यू है, यानी कि ऐसे पीवाईक्यू जो हम लोगों ने सीजीएल में, जो हम लोगों ने सीपीओ में, जो हम लोगों ने सीएचएसएल में या उसके पैरेलल कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें हम लोगों ने उनको देखा है और हमें ये महसूस होता है कि पीवाईक्यू बेसिस पर ये क्वेश्चंस तो लगभग हर एक बच्चे को ध्यान से देखने चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल हैं, यानी कि जो हम हमेशा से अपने उन बच्चों को करवाते हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी कि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आप लोगों को डीप नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके अंदर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो ये क्वेश्चन आपसे 100% गलत हो जाएगा। इसके ठीक बाद हम उठाएंगे उन रिसेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को, यानी कि जो हाल फिलहाल में हमारे एसएससी के लगभग सभी एग्जाम्स का एक लेवल हमें समझाते हैं कि किस तरीके का लेवल चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इन तीनों चीजों पर ध्यान रखना है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आखिर इन तीनों का फायदा हमें क्या मिलने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों का फायदा हमें मिलना है कि हमारे प्यारे दोस्तों के बीच एक जो स्किल्स हैं, क्वेश्चंस को पढ़ना, समय कैसे बचाना और अपनी एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करना, तो हमारे अंदर ये 3 स्किल्स हमें डेवलप करनी है। सबसे पहली बात, एक तो हम लोगों को टाइम मैनेजमेंट समझ आ जाएगा, कितना कम से कम टाइम में हम क्वेश्चन को बनाएं। दूसरी बात, हमारे दिलों में एक चीज अच्छे से अगर बैठ गई तो कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और वो है हमारी एक्यूरेसी। हर एक क्वेश्चन को पढ़ते वक्त जो आप लोगों को मैं गाइडेंस दूंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चंस का हम लोगों ने ग्रेडेशन आपके लिए किया है, हर एक क्वेश्चन में इस बात का खास ध्यान रखा है कि हर एक क्वेश्चन में जो भी आप लोगों ने प्रीलिम्स में पढ़ा है हम उसको रिलेट कर सकें और साथ साथ आप लोगों को बेहतरीन लेवल पर अपग्रेड कर सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये एक छोटी सी मेहनत जो हम आप सभी के लिए कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्यारे राकेश यादव सर, हमारे प्यारे अरुण कुमार सर और जीएस की पूरी टीम, हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ये आपके लिए एक सफलता का रास्ता बनाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यार भरे सफर को। आइए चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ अपनी इस प्यार भरी महफिल को। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला सवाल आप सभी के सामने है, एंगर्ड ओवर द डिले इन गिविंग कंपनसेशंस। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ एंगर्ड के साथ ये जो लिखा हुआ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, मेरे दोस्तों ये अपने आप में कहलाता है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल फ्रेज का मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में एक वाक्य नहीं है, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है किसको, इस लिखे हुए फैक्ट्री वर्कर्स को। ठीक है ना जी। आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आईएनजी के साथ हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, जिसके अंदर थर्ड फॉर्म के साथ हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है, जिसके साथ हम लोगों को हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये अपने आप में एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये एडवर्ब का भी काम कर जाते हैं। कुल मिलाकर हम इन्हें पार्टिसिपल फ्रेज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये वर्ब एडवांस का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है और ये सभी के सभी आने वाले वाक्य की सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का काम करते हैं। आगे हम इसको पढ़ने का काम करते हैं तो हमें समझ में आया कि फैक्ट्री वर्कर्स इस सेंटेंस का ओरिजिनल सब्जेक्ट है। ठीक है जी। आगे लिखा है हमारे सामने शाउटेड। मेरे प्यारे दोस्तों, शाउटेड अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो शाउटेड अपने आप में एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब यहां हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी बात को समझना होगा दोस्तों, और इसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। आप लोगों के मेंस के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिसमें हम टेंसेस के सीक्वेंस को मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि सेंटेंस का
पहला हिस्सा, पहला क्लॉज दूसरे सेंटेंस को यानी कि दूसरे क्लॉज को टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, चेंज करता है। कभी कभी सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सेकंड क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी कभी मेन क्लॉज को चेंज करना जानता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बेसिक नियम से आज पहले मिलते हैं जिसमें हमें समझ आता है कि अगर हमें पहला क्लॉज, ये CL1 का मतलब पहला क्लॉज, यहाँ पर CL2 का मतलब दूसरा क्लॉज, पहला अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरे हिस्से को भी हम मेंटेन करके चलते हैं पास्ट में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। स्लोगन्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट व्हेन ही रीचेज द ऑफिस। तो यहाँ व्हेन के साथ जो हमारे सामने लिखा हुआ है रीचेज, हम इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और सर पास्ट के साथ पास्ट मेंटेन करने का काम करेंगे, यानी कि रीच्ड अपने आप में क्या हो गया भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, एक जो भी ट्रिक आप लोगों को क्वेश्चन वाइज बताई जाए उसे एक तरफ जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हर एक क्लास में मैं जो ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगा दैट विल हेल्प यू इन डेवलपिंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनाजा। रिनाजा एक खूबसूरत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। ठीक है, रिवाइवल, रिबर्थ, लिटरेचर या आर्ट की फॉर्म्स को जब हम दोबारा से वापस लेकर आते हैं उसी को हम रिवाइवल कहते हैं, रिबर्थ कहते हैं, रिनाजा कहते हैं। ये स्पेलिंग टेस्ट में भी आपसे पूछा जाता है। In the early years of the Renaissance, Bharatanatyam hereditary dances have। सबसे पहली एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, जो प्यारा सा शब्द है मेरे बच्चों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के ठीक बाद आप हमेशा यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी आए वो हमेशा क्या आए बेटा, आप कहेंगे सर जी ऑब्जेक्ट आए। तो इसका मतलब यहाँ इन के साथ लिखी हुई है जो भी बात हमारे सामने है, ये ऑफ के बाद जो भी लिखी हुई है, ऑफ के बाद जो भी लिखी हुई है, सबका सब हमारे सामने ऑब्जेक्ट है। कुल मिलाकर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हेरेडिटरी डांसेस। हेरेडिटरी डांसेस का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो पुश्तैनी डांसर्स हैं, पुश्तैनी डांसर्स है दौदा पड़दौदा, उनसे भी पहले सभी लोग इसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो करते हैं, हेरेडिटरी डांसर्स। आगे लिखा हुआ है हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट्स। अकम्पनिस्ट्स का मतलब हो गया वो लोग जो सहयोग करते हैं डांस करने में। अकम्पनी अपने आप में एक वर्ब है, इसके साथ IST जोड़ने की वजह से बन गया, हम बताना चाहते हैं पर्सन के बारे में। ठीक है ना, इनके अपने अकम्पनिस्ट्स होते हैं who lived with the dancers and traveled with them from place। आगे लिखा है when they gave performances। अब देखो सवाल के अंदर क्या हो गया, देखो ध्यान से समझने की कोशिश। सबसे पहले इस एंड को हमने पकड़ा, इस एंड ने हमें क्या समझाया, इस एंड ने हमें समझाया कि अगर हम लोग इस एंड से ठीक पहले लिखी हुई वर्ब को, आने वाली वर्ब को अगर हम फोकस करते हैं तो ये दोनों की दोनों वर्ब का नेचर अलाइक होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर इस वर्ब का कोऑर्डिनेशन हम इस हेल्पिंग वर्ब की तरह लेकर चलते हैं तो आने वाली वर्ब का कोऑर्डिनेशन भी इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही होगा। करेक्ट है। तो अब हमने यहाँ पर देखा बाबू कि इस एंड से पहले ये अपने आप में सेकंड फॉर्म बिल्कुल वैलिड हो गया, सर ये अपने आप में सेकंड फॉर्म बिल्कुल वैलिड हो गया। आगे जैसे ही हमने पढ़ा तो व्हेन के साथ लिखी हुई ये वाली बात भी अपने आप में सेकंड फॉर्म हो गई। यानी कि हम बात कर रहे हैं उन डांसर्स की जो पास्ट की बात कर रहे हैं। तो जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में ये हैव अपनी जगह सही नहीं है, ये हैव अपनी जगह सही नहीं है, और इसी हैव को हम लोगों को यूज करना पड़ेगा किसमें, हेड। और ये हेड भी अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये भी अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट की ही जानकारी देता है। अब मेरे बच्चों आपको एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर अगर हमें सिर्फ हेड के बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है तो ये अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट परिवार का सदस्य है। ठीक है, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में हेड के बाद हमें थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है तो आप लोग कहेंगे सर हेड के बाद थर्ड फॉर्म लिखने को मिलती है तो ये अपने आप में पास्ट का परफेक्ट हो गया है। करेक्ट है, हाँ है ना। तो इनको दोनों का ध्यान रखेंगे हम। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Our history can be seen as a long emotionally dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। अच्छा सवाल है। हमारे इतिहास को देखा जा सकता है। देखिए बच्चों छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलेंगे। किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ, हमने कहा किसी भी मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हमेशा यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हम हमेशा यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ब्रीफ में अगर हम आगे समझेंगे किसी भी क्लास में तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को मैं लिखूंगा BFV, इसको याद रखिएगा। मैंने कहा मॉडल एक्सिलरी के साथ हम हमेशा यूज करते हैं क्या चीज, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप इसको समझिएगा, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा फर्क होता है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्रेजेंट टेंसेस में यूज की जाती है, सिंगुलर या प्लूरल फॉर्मेट में, जबकि उसके अंदर हम एक्शन बताने का काम करते हैं, किसी की स्टेट बताने का काम करते हैं। जबकि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में कोई एक्शन नहीं होता, कोई स्टेट नहीं होती, ये सामान्य एक क्रिया का नाम होता है। गॉट इट? फाइन। तो भैया हम इसके साथ यूज करते हैं हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। अब मॉडल एक्सिलरी का पैसिव अगर हमें बनाना हो तो ये तो एक्टिव वॉइस, ये हमारे सामने पैसिव वॉइस। तो बेटा मॉडल एक्सिलरी के अंदर अगर हमें पैसिव की फॉर्मेशन बनानी है तो भैया इसी के साथ हम लोगों को लगानी पड़ेगी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सी? बी। और पैसिव की खास पहचान क्या होती है बेटा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ ये जो लिखा है आर हिस्ट्री कैन बी सीन, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हमारा जो इतिहास है उसे देखा जा सकता है। तो सर मॉडल एक्सिलरी के साथ ये बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई और यहाँ हमने थर्ड फॉर्म बनाकर पैसिव सही मान लिया, ठीक है जी। आर हिस्ट्री कैन बी सीन एज अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी डायलेक्टिकल डेवलपमेंट इन विच देयर हैव बीन पेंसटेकिंग फोर्जिंग। अब मेरे बच्चों यहाँ एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और बात इतनी खूबसूरत है ये पेपर में कई बार आपको परेशान करती है। देयर अपने आप में एक एडवर्ब है, देयर अपने आप में एक एडवर्ब है जो अपने आप में इन्वर्जन की वजह से आप लोगों के सामने सेंटेंस में सबसे पहले देखने को मिलती है। अब इसके बाद आने वाली जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है उसका असलियत में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा मिलता है, यानी कि इसी सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होगी कि ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए या फिर ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। तो बच्चों बिल्कुल आसान होगी बातचीत समझनी। अब हमें यहाँ पर क्या समझ आया? यहाँ पर इस देयर के बाद हम इस हैव को अगर ध्यान से देखते हैं तो इस हैव के लिए सब्जेक्ट कहाँ है? अ पेन्स टेकिंग फोर्जिंग, ठीक है जी। क्या लिखा है? पेन्स टेकिंग फोर्जिंग ऑफ रेशनल एंड मोरल सेल्फ। तो यानी कि यही हमारे सामने क्या हो गया? सब्जेक्ट। सिंगुलर होने की वजह से इस हैव को हटाकर दोस्तों यहां पर हमें क्या लिखना पड़ा? हैज। करेक्ट हो गया भाई? अच्छा सवाल था। चलिए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, इट वॉज नॉट ईजी फॉर लेट राजा राम मोहन रॉय, ठीक है ना जी। अगर किसी नाम से पहले लेट आ जाता है तो इसका अर्थ हमारी हमारी इंडियनिज्म के अकॉर्डिंग स्वर्गीय होता है, ठीक है ना। फाइन, ठीक है। तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर लेट राजा राम मोहन रॉय। सबसे पहले मेरे बच्चों जब टेंस आप लोगों को ऑब्जर्व करना है तो किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर टेंस की आपको बात करनी है तो केवल सिर्फ आपका ध्यान जाना चाहिए वर्ब पर, ठीक है जी। क्योंकि ये जो वर्ब है यही हमें बताने का काम करेगी कि इसमें एक्चुअल में टेंस क्या हुआ, ठीक है ना जी। और टेंस की जानकारी के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि इन्हीं की सपोर्ट में सेंटेंस के आखिर में या बीच में कहीं ना कोई एडवर्ब इसका इंतजार जरूर कर रही है। तो बच्चों यहां से हमें पता चल गया बातचीत सर ये अपने आप में सिंपल पास्ट है, ठीक है जी। ये अपने आप में एक सिंपल पास्ट है ना। इट वॉज नॉट ईजी फॉर लेट राजा राम मोहन रॉय टू रूट आउट, रूट आउट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, टू रूट आउट द कस्टम ऑफ सती बिकॉज अ मेजोरिटी ऑफ एजुकेटेड क्लास डज नॉट सपोर्ट हिम। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर बात पास्ट की है तो इस पास्ट की वजह से हम लोगों को यहाँ पर भी क्या चाहिए? पास्ट का ही इशारा चाहिए। तो आप कहेंगे सर पहली बात तो ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर की और प्लूरल की फर्क सर पास्ट इंडेफिनिट पे पढ़ती ही नहीं है। तो डिड के साथ नॉट अपनी जगह सही, डिड के साथ अपने आप में V1 बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हमारी सारी की सारी बेसिक्स बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस पास्ट की सीक्वेंस को पास्ट के साथ हमने मेंटेन किया, करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है? आइए दोस्तों सवाल पर काम करते हैं। इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट ऑल अ पीपल एज इक्वल एंड एज पार्टनर्स इन द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात को ध्यान से समझें तो मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज? इस तरह के सेंटेंसेस में हम पास्ट सब्जंक्टिव मूड को देखते हैं। पास्ट सब्जंक्टिव मूड को हम देखने का काम करते हैं, और पास्ट सब्जंक्टिव मूड को अगर हम समझने का काम करते हैं तो ये अपने आप में इमेजिनेशन की बात कर रहा है। ये अपने आप में इमेजिनेशन की बात कर रहा है, और इमेजिनेशन पास्ट को लेकर रिजल्ट इसका प्रेजेंट में बताया जाता है। यानी कि इमेजिनेशन को हम लेकर चलते हैं पास्ट में, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है किसमें? प्रेजेंट में। खैर इस गहरी बात पर हम कंडीशंस में और आगे काम करेंगे। फिलहाल के लिए हम सिर्फ इतनी बात को समझने का काम करेंगे कि बच्चों पास्ट सब्जंक्टिव मूड अगर कभी भी हमें बताया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लिखे हुए वाक्य में या तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं या फिर वर्ब का प्रयोग करते
हैं। अब चाहे हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप सिंगुलर लिखा हुआ देखें या फिर प्लूरल लिखा देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसी मॉड्यूल पर ये पहला सवाल हमारे सामने देखने को मिलता है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। इट इज टाइम, इट इज मोमेंट। ठीक है बच्चों, कभी कभी हम लोगों को इसी के साथ इट इज हाई या फिर हमें इसी के साथ राइट, ठीक है जी, कभी कभी हमारे सामने एप्रोप्रिएट, तो इन सभी के साथ टाइम या मोमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे लिए कोई घबराहट की बात नहीं है। ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में जब भी हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है तो बाबू ये पास्ट सब्जेंटिव की वजह से सेकंड फॉर्म या वर्ब का प्रयोग कराता है। ठीक है ना, तो इट इज टाइम के बाद ये हमारे सामने सब्जेक्ट हो गया, बोलो हाँ। ठीक है बेटा, अब सब्जेक्ट हमारे सामने हो गया तो हमें शुड और एक्सेप्ट को हटाकर हमें पास्ट सब्जेंटिव की वजह से लिखना पड़ा क्या चीज, एक्सेप्टेड। करेक्ट है ना। अब एक सवाल आपके लिए मैं दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसको देकर जरूर आंसर बना के दिखाएंगे। ठीक है ना, मैंने कहा दिस इज हाई टाइम शी इज इन हर ऑफिस। बाबू इस सेंटेंस में जो भी आपको करेक्शन देखने को मिले आप उसे जरूर करेक्ट कर कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने, द ऑथोरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड। सर ऑथोरिटीज प्लूरल है, हैव अपनी जगह सही जा रहा है। दो शब्द आप लोगों को यहीं साथ साथ पढ़ लेने चाहिए। ऑथोरिटी का मतलब होता है बाबू पावर, ठीक है ना, और ऑथोरिटीज का मतलब हमें समझ में आता है वो लोग जो उस पावर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यानी कि वो लोग, पीपल हु यूज दैट पावर, पीपल इन पावर भी आप इसके लिए कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, पीपल इन पावर भी आप इसके लिए कह सकते हैं। तो बेटा इन दोनों का फर्क आपको याद रखना है। नाउन की कैटेगरी में इन क्वेश्चंस पर हम जानकारी लेते हैं। द ऑथोरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अब देखो मेरे बच्चों, पिछले किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने इस बात को ध्यान से समझा, मॉडल एक्सिलरी के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म, तुरंत आप समझ गए कि सर यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी लिखी है हमारे सामने, ये इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, और थर्ड फॉर्म देखते ही हमें समझ में आ गया ये क्या हो गया बेटा, इसका पैसिव वॉइस है ना। करेक्ट है। तो आप लोगों ने कहा ऑथोरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट ब्रीफ नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू कस्टमर ग्रीवेंसेस। अब आप समझेंगे सर देखो ऑल द इश्यूज ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप ये कहेंगे सर यहां रिलेटेड टू कस्टमर ग्रीवेंसेस, ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि रिलेट कर रहा है किसको, एक्सप्लेन कर रहा है किसको, क्वालिफाई किसको कर रहा है, आप कहेंगे सर इश्यूज को। यानी कि हमारी सारी की सारी जो बातें हैं इस लिखे हुए सेंटेंस में ओके है, कोई एरर इसमें नहीं है। मेरे बच्चों एक बात तो आप लोग जानते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या केवल तभी होती है जब सेंटेंस में कोई गलती नहीं हो और हम उसमें गलती ढूंढने लग जाएं, सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। बोलो हाँ, कोई बात नहीं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 years have passed that I returned from London and settled in this part of the country। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बच्चों यहां लिखा है 10 years, ठीक है जी, आगे लिखा है हैव पास्ड दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंदन एंड सेटल्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये पता है कि जब हम किसी लिखे हुए सेंटेंस में टाइम की बात करने की कोशिश करें, यानी कि अगर हम लिखे हुए वाक्य में टाइम एलिमेंट बताने का काम करते हैं तो टाइम एलिमेंट बताने का हम काम करते हैं या तो सिंस के साथ या फिर फोर के साथ। बोलो हाँ, करेक्ट होगी बातचीत भाई, है ना। अब इस टाइम को जब सिंस या फोर के साथ हम बताते हैं तो ये अपने आप में एक वर्ड के साथ, अपने आप में एक फ्रेज के साथ, या अपने आप में एक सेंटेंस के साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो बाबू हम इससे लिखे हुए पहले जब वाक्य की बात कर रहे होते हैं तो ये अपने आप में परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी हो सकता है। ठीक है जी, है ना। एक बार फिर से समझने का काम करेंगे। अगर हम टाइम एलिमेंट बताने की कोशिश करते हैं, टाइम एलिमेंट का मतलब वो समय, तो समय को बताने के लिए आप इसकी हिंदी भी लगा सकते हैं क्या से। तो ऐसे सिचुएशन में जब समय हमें बताया जाता है तो इसके लिए या तो हमें परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की जरूरत होती है। करेक्ट हो गया। अब आप लोग मेरे से एक चीज जानना चाहेंगे कि सर जो भी शब्द है, जो भी फ्रेज है, जो भी सेंटेंस है, आखिर ये किसकी बात करना चाहेगा। तो आप लोगों को अगर सिंस के साथ कह दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप में पास्ट इंडेफिनिट के समय को बताने वाले शब्द हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं। करेक्ट है, हाँ कि ना।
अब दोस्तों आ जाओ क्वेश्चन पर। यहां हमारे सामने जो क्वेश्चन लिखा है 10 वर्ष बीत गए हैं, हैव पास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा दैट आई रिटर्न फ्रॉम लंदन, मैं जब से लंदन से आया हूं और यहां सेटल हुआ हूं। तो देखो इस एंड की वजह से पास्ट इंडेफिनिट यहां बेहतरीन हो गया। इस एंड से पहले अगर हम आते हैं आई रिटर्न, ये भी सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो बाबू आप ये कहेंगे समय की अगर बात हम कर रहे हैं, ये जो भी हमारे सामने सेंटेंस जुड़ा है समय की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसके लिए हमें क्या चीज चाहिएगी, सिंस चाहिएगा। ठीक है, एक बेहतरीन सवाल था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा सवाल था जिसके अंदर हम लोग अगर क्वेश्चन को मिसरीड करें तो हमसे ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप ऐसी गलती पेपर में आसानी से पकड़ लेंगे। ठीक है ना, ट्रिक आप लोगों के सामने बाखूबी है। करेक्ट है ना। अब मेरे दोस्तों को एक सवाल के अंदर कंफ्यूजन क्या है, देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को इसी सवाल में क्या कंफ्यूजन है, बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि सर अगर पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि अगर हम समय को बताने की बात करते हैं, और समय को बताना अगर इकट्ठे हम चाहें, यानी कि समय को अगर हम लोग यूनाइटेड सेंस में इकट्ठे मिलकर बताने की कोशिश करते हैं, तो सर हमें ये पता है कि ये सिंगुलर वर्ब के साथ एग्री करता है। और अगर इसी को हम डिवाइडेड सेंस में यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांटकर चलते हैं, तो ये अपने आप में प्लूरल वर्ब के साथ एग्री करता है। बोलो हाँ, यही चीज पढ़ी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अरे हाँ है ना। अब इस सवाल में वो नियम काम क्यों नहीं किया, ये उलझन पेपर ने हमें दी। इस सवाल में वो उलझन इसलिए काम नहीं की क्योंकि यहां पर जो 10 वर्ष बीत गए हैं ना, यहां ये नहीं पता चल रहा कि एग्जैक्टली उसने 10 वर्ष किया क्या है। ठीक है, ध्यान से समझना, यहां तो हमें सिर्फ यही बताया है कि लंदन से जब से वो आया यहां सेटल हुआ। ठीक है ना, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि कंट्री के इस पार्ट में। ठीक है जी, तो हमें ये पता चला 10 वर्ष उसने बिताए हैं, लेकिन एग्जैक्टली 10 वर्ष उसने काम भी किया होगा, उसने आराम भी किया होगा, वो अपने इस इलाके में कहीं ना कहीं घूमा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है उसने बिजनेस में भी समय लगाया होगा। तो इसका मतलब उसके इस 10 वर्ष को अलग अलग हिस्सों में बांटकर ही यहां बताना सेंसिबल है। अगर उसको उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता, अगर उसे उठाकर एक जगह पर बंद कर दिया जाता, अगर उसको उठाकर कहा जाता कि इसने 10 साल घर भी नहीं गया, फैक्ट्री में ही काम किया, तो मैं कहता 10 years हैज पास्ड। करेक्ट है, तो ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें गड़बड़ ना करें। ठीक है बच्चों, चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस, मेरे बच्चों वैक्सेशंस का मतलब होता है एनोयंस, यानी कि परेशानी, डिस्टर्बेंस जिसे हम कहते हैं, ये हो गई कठिनाई। द स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। ठीक है, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर। अब देखो सवाल को पढ़ना बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, आप कहोगे देखो जी सर सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। ठीक है ना, देखिए मेरे बच्चों हमारी ये पहली जो क्लास है इसमें हम बात कर रहे हैं टेंस एंड कंडीशंस के बारे में, है ना। इसके और भी पार्ट लेक्चर्स आपको आगे मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन कोई भी बच्चा इस बात को ना भूले कि इंग्लिश अपने आप में हर एक टॉपिक से कनेक्टेड है। ठीक है ना जी, हर एक टॉपिक से अपने आप में कनेक्टेड है। आप अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को उठाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में टेंस का अच्छा खासा रोल है। बोलो हाँ, तो टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की भी बातें आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, कैसे रोक सकते हैं, समझ रहे हैं। टेंस वॉइसेस से कनेक्टेड है, तो वॉइसेस के कॉन्सेप्ट्स भी टेंसेस में काम आएंगे। ठीक है ना, तो आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। ओके, अब हम समझते हैं द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। यहाँ पर आर हमारे सामने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, पहली बात तो ये, इस आर को हम लोग अगर स्ट्रेन के अनुसार लेकर चलेंगे तो ये तो गलत हो गया। पहली बात अगर हम ये समझें तो ये तो अपनी जगह गलत हो गया। ठीक है ना, है कि नहीं, स्ट्रेन तो सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार हमें आर नहीं यहाँ इज चाहिए। अब दोस्तों एक बात हम समझने की कोशिश करते हैं, देखो मॉडल एक्सिलरी परिवार है ना, बड़ा शैतान है। क्यों शैतान है, पता ही नहीं चलता कि मॉडल एक्सिलरीज की प्रेजेंट की फॉर्म्स अपने आप में क्या करती हैं, पास्ट की फॉर्म्स अपने आप में क्या करती हैं। मैं अगर आपको कहूँ कैन का पास्ट कुड होता है ना बाबू। अगर मैं आप लोगों को कहता हूँ भाई कि मे का पास्ट माइट होता है ना भाई, मैं ऐसे लिस्ट बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। विल और शेल का अगर हम पास्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वुड होता है ना। तो ये तो अपने आप में वाजिब है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्तों ऐसे फॉर्मेट हमारे काम आते हैं दो
दो जगह पर। एक काम आता है ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने नरेशन में, किसमें, नरेशन में, और दूसरा हमें ये समझ में आता है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। तो इन चीजों में हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर पहला हिस्सा हमारे सामने किसमें है, पास्ट में, तो दूसरे हिस्से को भी हम लोग कैन, मे, विल, शैल में ना लिखकर इनकी बजाय कुड, माइट या वुड में लिखने का काम करते हैं। बोलो हाँ। अब आपने यहां लिखे हुए सवाल में ध्यान से देखा, मोर देन ही कुड बियर। अब इस कुड का मतलब क्या समझ में आता है, ये उस इंसान की पास्ट एबिलिटी हो गई बच्चों, है कि नहीं। पास्ट एबिलिटी कब होगी, जब आप कहोगे सर वो इंसान पास्ट के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो पास्ट के अकॉर्डिंग बात करेगा तो इसी वजह से हमें सिंगुलर पास्ट की फॉर्म लेकर चलनी होगी। तो यहां इज ना लगाकर हमें वॉज लगाना है। मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट एक ही है, आप इसी चीज को एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं पर भी देख सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए इसी चीज को अंडरलाइन करके एग्जामिनेशन आपसे यहाँ इज, यहाँ पर वॉज, यहाँ पर आप लोगों के लिए मान लीजिए हैव, और यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों के सामने आर लिख दे और कहे कि बताओ बेटा इसमें क्या फिलअप किया जा सकता है। यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं हम लोगों को, फिर ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझने की जरूरत होती है। यू गॉट माय पॉइंट। तो कॉन्सेप्चुअली अपने आप को अच्छे से तैयार करें बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रमेश स्माइल्ड व्हेन ही वाज रिमेंबरिंग हिज हार्ड अर्ली ईयर्स एंड हिज लॉन्ग रोड टू सक्सेस। ठीक है, पहली बात तो ध्यान से समझते हैं, रमेश मुस्कुराया। कब मुस्कुराया, पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पर मुस्कुराया। देखिए बच्चों इस बात को ना बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम, और टेंसेस की ना एक बहुत ही खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग तैयार करती है हमारी ये प्यारी सी समय रेखा। ठीक है ना, मैं तो इसे अमिताभ बच्चन की रेखा भी कह देता हूं कभी कभी प्यार में। अब मेरे दोस्तों टाइमलाइन टेंस के इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाएगी। कैसे समझाएगी, देखो बच्चों, समय को जब भी अच्छे से समझना है तो सबसे पहले आपको इशारा करना होगा किस पर, प्रेजेंट पर। ठीक है जी, जो भी आपके सामने प्रेजेंट में है वही आपके जीवन का सबसे पहला सच है। बोलो हाँ। क्योंकि अगर प्रेजेंट पर हम ध्यान से फोकस नहीं करते हैं तो ना तो हम फ्यूचर के बारे में पॉइंट आउट कर सकते हैं और ना ही हम पास्ट के बारे में पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां से अगर हम रिवर्स में आ रहे हैं तो आप समझ रहे हैं ये जो टाइमलाइन का ये वाला पूरा हिस्सा है एग्जैक्टली किस तरफ लेकर जा रहा है, हमें पास्ट की तरफ लेकर जा रहा है ना। अब पास्ट अपने आप में कितनी तरह का हुआ, एक पास्ट ये हुआ, एक पास्ट ये हुआ, और एक बार हम यहीं से अगर और रिवर्स जाएं तो एक पास्ट ये हुआ। पास्ट अपने आप में तीन हिस्सों में बट गया, है कि नहीं। आप कहोगे सर जी पहला पास्ट हमारे सामने हो गया कौन सा, रिसेंट पास्ट। पहला पास्ट कौन सा हो गया बेटा, रिसेंट पास्ट, यानी कि जिसका हम लोगों ने प्रेजेंट पर प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि जो प्रभाव हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है वो हमारे सामने क्या हो गया, रिसेंट पास्ट। मैं अगर आपको कहता हूं मैंने अभी अभी एक कप चाय पी है, तो एक कप चाय पीने का मतलब क्या हो गया, चाय पीने का असर अभी भी मेरे अंदर है और मैं चाय नहीं पी सकता। यहां से अगर हम इस पास्ट की बात करना चाहें तो ये पास्ट अपने आप में कौन सा हो गया, आप कहेंगे सर ये हो गया हमारे सामने डिस्टेंट पास्ट। ये हो गया हमारे सामने डिस्टेंट पास्ट, और इसी चीज को अगर हम कहने का काम करते हैं तो ये हो गया हमारे सामने पास्ट स्पेसिफिक टाइम। पास्ट का एक ऐसा टाइम जो अपने आप में प्रेजेंट से दूर है, यानी कि इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है भाई, है ना। फिर हम अगर इस पास्ट से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो ये पास्ट से भी ज्यादा पास्ट हो गया, नहीं कि इट इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट से जो अभी अभी पास्ट में बदला है इसे बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कुल मिलाकर मेरे बच्चों आपके एग्जामिनेशन में पास्ट तीन तरीके से पूछे जाते हैं, और इन तीनों के तीनों तरीके से पास्ट के बेहतरीन सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसी टाइमलाइन के जरिए क्वेश्चंस कई सारे बनाएंगे आप लोगों के साथ मिलकर। रमेश मुस्कुराया, कब मुस्कुराया, व्हेन, जब ही वॉज रिमेंबरिंग। पहली बात तो याद करने का एक्शन कभी कॉन्टिन्यूस नहीं होता। मैं अगर आप लोगों के सामने कहूं नो, मैं अगर आपके सामने कहूं लव, लाइक, रिमेंबर, थिंक, कंसीडर, फील, ठीक है जी। अगर मैं इनकी बात करता हूं ओन,
बिलोंग, ऐसी जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं ये सारी की सारी ऐसी वर्ब्स हैं जो आप लोगों ने अपने सिलेक्शन बैच में अच्छे से पढ़ा है। ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, और नॉन एक्शन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम इंडेफिनिट में यूज करते हैं, इनके कॉन्टिन्यूस में यूज करने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि इसमें कोई एक्चुअल में एक्शन ही नहीं हो रहा होता। तो वॉज रिमेंबरिंग को हटाकर हमें फिर क्या कहना होगा, व्हेन ही रिमेंबर्ड। अब आप में से कुछ बच्चों को ये सवाल उठता है दिमाग में, सर यहां पर रिमेंबर्ड की जगह अगर हमारे सामने पहले से ही हैड रिमेंबर्ड होता तब हम क्या करते, तो मैं कहूंगा फिर हैड रिमेंबर्ड भी अपने आप में गलत होता। क्यों? हैड रिमेंबर्ड की बात अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसा एक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं जो पहले अपने आप में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। क्या हुआ? पहले अपने आप में कंप्लीट हुआ, उसके बाद ये वाला एक्शन हुआ, ठीक है ना जी, यानी कि ये एक्शन अपने आप में क्या हुआ, बाद में हुआ। ठीक है, हाँ है ना। और ये वाला एक्शन कौन सा है भाई, एक ऐसा एक्शन जिसे हम कहते हैं अभी हुआ। ठीक है जी, अभी हुआ कह लीजिए, अभी हुए कह लीजिए, ठीक है ना, एक ऐसा एक्शन जो अभी अभी हुआ है। तो दोस्तों अगर हम कहें किसी को किसी की याद आई वो मुस्कुराया, किसी को किसी की याद आई वो मुस्कुराया, तो ये दोनों एक्शंस पैरेलल हैं। क्या है? दोनों एक्शंस पैरेलल हैं, है ना। मैं आप लोगों की क्लास में आप लोगों को पढ़ाते वक्त कोई जोक सुना दूं, मैं आपकी क्लास में पढ़ाते वक्त अगर कोई गाना गुनगुना दूं, तो मेरे गाने को सुनते सुनते आप मुस्कुरा दोगे, पैरेलल एक्शन है। ऐसा नहीं है ना कि मैंने कोई जोक सुना दिया, काफी समय बीत गया, उसके बाद फिर आपने कहा अरे यार ये था इसका मतलब, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा ये अपने आप में गलत हो जाता। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर कंसीडरेशन लगाते हैं। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है जी। देखिए ऑन प्रेपोजिशन ये सब कुछ इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है जी। यहां फिर से प्रेपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, फाइन। अब यहां पर हमारे सामने क्या है, आई। आई हमारे लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट, आई हमारे लिखे हुए सेंटेंस का बच्चों यहां पर सब्जेक्ट है, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। ये हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आगे हम देखने का अगर काम कर रहे हैं, आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट, सर देखो ध्यान से, आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश। अब इस बात से हमें क्या समझ में आया, इस बात से हमें समझ में आया दो एक्शंस हमें दिए गए हैं। फिर से टाइमलाइन से समझेंगे, प्रेजेंट की बात है कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इसने रिसीव की है मार्कशीट, और रिसीव की तो इसने रियलाइज किया, रियलाइज कब किया, पास्ट में। अरे हाँ है ना। अब एक बात बताओ, किसी इंसान ने रियलाइज किया है, क्या रियलाइज किया कि भाई उसे इंग्लिश में सिर्फ इतने मार्क्स मिले जितने से उसका काम चल जाए, सिर्फ पास हो जाए। तो आपके दिमाग में ये आएगा सर पेपर तो वो इससे पहले देकर आया है ना, पेपर तो वो इससे पहले देकर आया है, जिसको टीचर ने जब चेक किया तब उसके बाद इसको मार्क्स पता चले, है ना। यानी कि इस एक्शन से ये पास्ट का मोर पास्ट में चला गया। तो बाबू यहाँ हेड के साथ गेट की थर्ड फॉर्म गोट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक छोटी सी गलती हमारे सामने होगी, क्या गलती हो गई, सर जिन मार्क्स के जरिए आप पास होते हो उन्हें पासिंग मार्क्स नहीं कहते, उसे पास मार्क्स कहते हैं, ठीक है ना जी, उसे हम पास मार्क्स कहते हैं बच्चों। तो यही पर यहाँ पर एक प्यारी सी गलती है, ठीक है भाई। चलिए भाई आइए बच्चों अब इस सवाल पर दिमाग लगाते हैं। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, सबसे पहली प्यारी बात को समझने का अगर हम काम करते हैं, ये जो एज वेल एज है ना बेटा, ये एज वेल एज अपने आप में कुछ और नहीं, एक प्यारी सी प्रेपोजिशन होती है, ठीक है ना जी, ये अपने आप में एक प्यारी सी प्रेपोजिशन होती है। तो अब आप लोग ये अच्छे से समझ ही गए हैं कि ये जो लिखा हुआ द स्टूडेंट्स है ये अपने आप में कुछ और नहीं ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप में कुछ और नहीं ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब भाई अगर हम आगे सवाल को ध्यान से देखने का काम करें, द टीचर ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे सामने क्या हो गया बेटा, टीचर के अनुसार ये हैव तो अपने आप में गलत है। आगे लिखा है गोन ऑन एन एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन, अपने समर वैकेशन के दौरान वे गए हैं कहां पर, एक्सकर्शन। अब दोस्तों एक्सकर्शन अपने आप में क्या होता है, एक्सकर्शन का मतलब होता है एक ऐसी फील्ड ट्रिप, एक ऐसी जर्नी जिसका खासा पर्पस होता है सिर्फ नॉलेज गेन करना, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ इस हैव को हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, फाइन। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर यहाँ पर हम वेंट भी तो लगा सकते हैं। आओ बेटा इसकी थोड़ी सी पड़ताल करते हैं आखिर ये अपने आप में सही है या नहीं है। देखिए बच्चों इसके लिए आप लोगों को ना 2-3 सेंटेंसेस पर काम करना होगा, समझना होगा, ठीक है।
इन वीडियो लेक्चर्स का मेन पर्पस है क्वेश्चन बनाने की स्किल डेवलप करना। मैं बिल्कुल ये दावा नहीं करता, मैं बिल्कुल ऐसा लिखकर भी आपको नहीं कभी दे सकता कि जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वही पेपर में आएगा, लेकिन हाँ, इसके जरिए मैं एक चीज़ पर श्योर हो जाता हूँ कि मेरे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ने की स्किल आ जाएगी। मेरा बच्चा अगर किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा तो उसका मन दो हिस्सों में नहीं बटेगा, यार ये आंसर है या ये आंसर है। वो क्वेश्चन को देखकर सटीक आंसर मार्क करेगा क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं गोपाल वर्मा सर के साथ मिलके। ठीक है बच्चों, तो अब थोड़ी सी बात को ध्यान से समझना। मैं अगर आपको ये कहता हूं ही हैज बीन टू आगरा, फिर मैं अगर आप लोगों को कहता हूं ही हैज गॉन टू आगरा, ही ब्लैंक टू आगरा 3 टाइम्स। अब इन तीनों के तीनों सवालों के अगर हम जवाब देखेंगे ध्यान से, तो ये दोनों अगर हमने समझ लिए तभी हम केवल यहां पर अपना सही जवाब बना पाएंगे और इसी के आधार पर हम इसका भी आंसर बना पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं कहता हूं ही हैज बीन टू आगरा, इसका मतलब क्या हुआ, वह इंसान अभी दिल्ली में है मेरे पास। ठीक है जी, वह इंसान गया कहां पर, आगरा। ये भाई मान लीजिए आगरा का एक छोटा सा मैं सिंबल बना रहा हूं, ठीक है ना जी भाई साहब, ये मैं आगरा का एक सिंबल बना रहा हूं। ठीक है, ओके ओके भाई फाइन, ये ताजमहल है सोच लीजिए। ठीक है, यानी कि वो इंसान आगरा गया तो आगरा जाके अब वापस आ गया। ठीक है, तो ही हैज बीन का मतलब क्या समझ में आया कि वह आगरा अभी अभी गया और वापस आ गया है। ठीक है ना, यानी कि गया और साथ साथ क्या हो गया बेटा, वो वापस आया। ठीक है, अभी अभी हाल ही में। अगर मैं कहता हूं ही हैज गॉन टू आगरा, तो आप कहेंगे साहब ही हैज गॉन टू आगरा, अभी वो कहां है, दिखाई तो नहीं दे रहा। आप किसी इंसान के पास घर पे मिलने आए, आपने उनके घर पर आकर कहा अरे वो कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहा, तो घर वाले क्या कहेंगे, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो इंसान आगरा गया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, यही ऊपर वाली कहानी हमें समझ में आती है कि वो इंसान गया है, सिर्फ गया है, वो इंसान वहां से अभी वापस नहीं आया है। ठीक है जी, वो अभी वहीं है। करेक्ट है भाई, हाँ है ना। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं ही ब्लैंक टू आगरा 3 टाइम्स, 3 बार, इसका मतलब क्या हुआ, वो पहले दिल्ली में था, आगरा गया, वापस आ गया, अगली बार फिर से वो दिल्ली से आगरा गया, वापस आ गया, अगली बार फिर से वो दिल्ली गया, वापस आ गया। तो यहां पर क्या हो गया सर, वापस आना कंसीडरेशन में, तभी तो वो अगली बार फिर से जाएगा। तो यहां पर इसके लिए आंसर के लिए हैज बीन के अलावा कोई और आंसर नहीं बन सकता। अब दोस्तों इस सवाल पर आ जाओ, यहां क्या कहना चाहता है टीचर साथ स्टूडेंट्स, आगे लिखा हैज गोन ऑन एन, क्या लिखा है, एक्सकर्शन टू ऊटी ड्यूरिंग देयर समर वैकेशन। भाई अब उनकी क्या चल रही है, समर वैकेशन चल रही है। ड्यूरिंग का मतलब उस ड्यूरेशन की बात कही गई है। इस ड्यूरेशन के अंदर वो लोग कहाँ गए हुए हैं, कहाँ है भाई टीचर और उनके स्टूडेंट्स, तो सामने से जवाब है जी वो तो कहाँ गए हैं, वो लोग तो ऊटी गए हैं। तो इसका मतलब इस समय वो कहां पर है, ऊटी में है। अगर मैं वेंट की बात कर दे रहा हूं तो वेंट का मतलब हमें यहां पर इसके साथ एक और पास्ट का एक्शन बताना होगा जो ये बताने की कोशिश करेगा कि वो लोग यहां अभी नहीं है। करेक्ट है, मेरी बात समझ रहे हैं। वेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ हमें एक और पास्ट का टाइम बताने की बात करनी है जो कि इस पूरे वाक्य में कहीं पर भी नहीं है। करेक्ट है भाई, अगर मैं यहां बीन कह देता हूं तो इसका मतलब वो लोग लौट कर आ चुके हैं। तो बेहतर आंसर यहां पर हैज गोन अपने आप में वैलिड होगा। इस पॉइंट का ध्यान रखना बेटा, कभी कभी ये क्वेश्चन फंसा देता है। चलिए बच्चों अब अगले सवाल पर काम करते हैं। After I complete my training program, I will have been joining a team of astronauts and preparing to embark on admission to Mars. चलो कोई बात नहीं। अब ध्यान से अगर सवाल को हम समझते हैं तो सबसे पहला हमारा जो फोकस होगा दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा फोकस होगा वो फोकस होगा किस चीज पर, हमारा पहला फोकस होगा इस लिखे हुए एंड पर। इस एंड को जब हमने देखा तो इसके बाद ये लिखा है प्रिपेयरिंग, क्या लिखा है, प्रिपेयरिंग, यानी कि इस एंड से पहले जो भी हमारे पास वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है वो इसको सपोर्ट करनी चाहिए। अरे हाँ ना, यहां लिखा है विल हैव बीन ज्वाइनिंग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आप सभी के सामने विल शेल के सामने हैव लगाकर अगर बाबू बीन लगाते हैं और इसके साथ अगर आईएनजी को हम जोड़ते हैं तो ये हमारे सामने हो गया फ्यूचर, ये हो गया हमारे सामने परफेक्ट और ये हो गया हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस। और ये केवल तभी वैलिड है जब हम इसके साथ फ्रॉम या फॉर लगाकर टाइम एलिमेंट को मेंशन करेंगे। जब हम इनके साथ
फ्रॉम या फॉर के साथ मिलाकर टाइम एलिमेंट मेंशन करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा सर टाइम एलिमेंट तो यहाँ है ही नहीं। जब टाइम एलिमेंट यहाँ है ही नहीं तो इसका मतलब विल के साथ हैव को हटाओ, बीन को हटाओ, और इस आईएनजी को सपोर्ट करने के लिए हम इसे लेकर जाएंगे किसमें, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में लेके जाएंगे बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग क्या समझ में आया, जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ट्रेनिंग प्रोग्राम को, मैं कर रहा हूंगा टीम को ज्वाइन जो एस्ट्रोनॉट्स की हैगी और प्रिपेयर कर रही होगी एम्बार्क ऑन ए मिशन, किस तरह का, एक मिशन बनाने की तैयारी कर रहे होंगे, कहां पर, मार्स पर, ठीक है बच्चों। अच्छा सवाल था ये, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए बहुत प्यारा सवाल था। क्वेश्चन 13 पर आ जाए। ये क्वेश्चन इस वजह से भी बच्चे गलत कर देते हैं, यहां अक्सर क्या करते हैं, विल हैव बीन ज्वाइनिंग को हटाकर विल हैव ज्वाइंड लिख देते हैं और भूल जाते हैं कि एंड का आगे क्या खासा रोल हमें ध्यान रखना है, ये भूल जाता है अक्सर बच्चा जल्दबाजी में। आइए बच्चों अगले सवाल पर काम करते हैं। बिग लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, गांव के जो बड़े जमींदार हैं, हु वर टिल नाउ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हु वर टिल नाउ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए बच्चों अब मुझे थोड़ी सी आप लोगों को गहराई पर लेकर चलना होगा। देखिए बच्चों दो तरह के वॉइसेस होते हैं, एक हो गया एक्टिव वॉइस और दोस्तों एक हो गया हमारे सामने पैसिव वॉइस। इन दोनों के दोनों वॉइसेस पर हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। एक्टिव वॉइस एक ऐसा वॉइस होता है जिसके अंदर डूअर, काम करने वाला, सेंटेंस की शुरुआत में होता है, अरे हाँ है ना, यानी कि इस डूअर ने इस वर्ब के जरिए ये काम किया, ठीक है है ना। अब जब पैसिव हम बनाने का काम करते हैं तो कायदे से हम ऑब्जेक्ट को शुरुआत में रखते हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है ना बेटा, इसी ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन डूअर, जो काम करता नहीं है, ठीक है ना जी। इसी के साथ हम लिखने का काम करते हैं एक प्यारी सी हेल्पिंग वर्ब, और उसके साथ हम बी की कोई भी फॉर्म लिखते हैं, थर्ड फॉर्म। फिर हम लिखने का काम करते हैं प्रेपोजिशन, और इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट, जिसको हम डूअर भी कहते हैं। अब दोस्तों कहानी क्या हो गई, कहानी ये हो गई कि ये हमारे सामने है एजेंट, यानी कि जिसके द्वारा काम कराया जाता है, इसके द्वारा ये काम इसके लिए कराया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे बाबू, जब हम एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो डूअर सेंटेंस की शुरुआत में चाहिए, जब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो नॉन डूअर शुरुआत में चाहिए। दैट्स इट, बस इतना सही आप लोगों को ध्यान से समझना है। करेक्ट हो गया भाई, एक्टिव वॉइस में डूअर शुरुआत में, पैसिव वॉइस में नॉन डूअर शुरुआत में। करेक्ट है भाई, नॉन डूअर को ही हम कभी कभी रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी कह देते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना, बिग लैंडलॉर्ड्स सब्जेक्ट है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट है ना। अब यहां आगे क्या लिखा है, हु वर टिल नाउ, अब तक, पेड फॉर, यहां लिखा है पेड फॉर, तो यहां वर के साथ जो पेड लिखा हुआ है ये तो इसको पैसिव बनाया जा रहा है। अब पैसिव बनाने में गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई, आप कहेंगे सर हु वर टिल नाउ पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जिनको बिजली का बिल दिया जा रहा था, तो आप कहोगे सर बिजली का बिल उनको दिया जा रहा था, बिजली का बिल उनको दिया जा रहा था, तो आप कहेंगे सर ये तो बात अपने आप में वाजिब नहीं है, बिजली का बिल तो वो खुद भरेंगे, हाँ कि ना। तो भाई आप कहेंगे बिजली का बिल वो खुद भर रहे थे, तो इसका मतलब ये पैसिव की कंसीडरेशन ठीक नहीं है। आप यहां पर क्या लिखने का काम करेंगे, पेइंग लिखने का काम करेंगे। क्या लिखने का काम करेंगे यहां पर, पेइंग लिखने का काम करेंगे, ठीक है ना। हु वर टिल नाउ पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी एट सब्सिडाइज्ड रेट्स विल सून हैव टू पे द गवर्नमेंट एट फुल रेट्स, अब उनको पूरे रेट के अनुसार बिल पे करना होगा, ठीक है ना जी। तो यहां तक हमारी बात अपनी जगह क्लियर हो गई भाई। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, शी विल हैव पार्टिसिपेट इन द डांस कंपटीशन बाय द टाइम हर फादर रिटर्न्स फ्रॉम द टूर, ठीक है। अब सवाल को ध्यान से समझते हैं। यहां पर लिखे हुए इस बाय द टाइम को अगर हम ध्यान से देखें तो बाय द टाइम का एग्जैक्टली मीनिंग होता है व्हेन, और व्हेन का मतलब जब, जब उसके पापा वापस आते हैं टूर से, जब उसके पापा वापस आते हैं टूर से तो वह क्या कर चुकी होगी, वह कौन सा काम पूरा कर चुकी होगी। देखो बच्चों अगर मैं यहां कहता हूं शी विल पार्टिसिपेट, तो शी विल पार्टिसिपेट का मतलब वह करेगी, तो जब उसके पापा आएंगे तब वह करेगी, तो सर यहाँ पर तो फिर बिफोर या आफ्टर का सीक्वेंस आना चाहिए। तो आप यहाँ कहना चाहेंगे कि उसके पापा के आने से पहले ही हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या कहना होगा, शी विल हैव, और हैव देखो ये हो गया फ्यूचर, ये परफेक्ट बनाने के लिए थर्ड फॉर्म लेकर आ जाएगा, तो शी विल हैव पार्टिसिपेटेड। एक अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चे, ओके। बाय द टाइम का यहाँ पर फंक्शन व्हेन की तरह से यूज किया गया है, करेक्ट है, हाँ के ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सीपीओ की परीक्षा से उठाया गया सवाल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कहता है आफ्टर द मिस्टीरियस एक्सपेंडिंग फॉर डेकेड्स, ठीक है, लिखा है एंटार्क्टिकाज सी आइस कवर स्टार्टिंग मेल्टिंग। सवाल को ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, यहां हमारे सामने आफ्टर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। आफ्टर द मिस्टीरियसली एक्सपेंडिंग फॉर डेकेड्स, ठीक है, यानी कि रहस्यमय तरीके से एक्सपेंड हो रही है दशकों से क्या चीज, एंटार्क्टिका की जो सी आइस कवर है, अब वो क्या हो गई है आपके सामने, स्टार्टिंग मेल्टिंग। तो इस सवाल में अगर हम बात करेंगे तो यहां हमें क्या कहना चाहिए, अब हमारे सामने जो परिणाम है वो जो देखने को मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक मेन वर्ब है। और दोस्तों इस मेन वर्ब को हमें टेंस के अकॉर्डिंग लिखना होगा, है ना, यानी कि अब हमें जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो आप कहेंगे एंटार्क्टिका सी आइस कवर, ये सिंगुलर है तो हैज, और स्टार्टिंग को हटाकर हम लोगों ने क्या लिख दिया, हैज स्टार्टेड, यानी कि अब ऐसा हो चुका है। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है, इसी की वजह से हमने इसे प्रेजेंट परफेक्ट में जवाब बनाया। ठीक है बेटा, ये सीरियस 2022 की परीक्षा का सवाल है। ठीक है, अब आप सोचेंगे सर यहाँ स्टार्टेड क्यों नहीं आया। स्टार्टेड केवल तब आता जब हमारे सामने ये अपने आप में पास्ट का स्पेसिफिक ऐसे टाइम की घटना बताता जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये सभी लोग जानते हैं कि एंटार्क्टिका का जो सी मतलब जो सी है वो आइस कवर जो उसके ऊपर शीट बनी है वो धीरे धीरे अब मेल्ट हो चुकी है। तो ये प्रेजेंट से रिलीवेंट है, प्रेजेंट से रिलीवेंट है, इसका इंपैक्ट इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमने लिखा, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल हमें कहता है इफ द स्कीम वुड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ऑल अफेक्टेड वुड हैव बेनिफिट। देखिए बच्चों, सवाल ये कहता है कि इफ के साथ जब हम कंडीशन बताते हैं तो इफ के साथ कंडीशन हम बताने का काम करते हैं पास्ट के परफेक्ट टेंस के साथ, ठीक है, और रिजल्ट को हम बताने का काम करते हैं सब्जेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अब इन दोनों कंडीशन और रिजल्ट को ना आपस में अगर हम रिलेट करके समझने का काम करें तो हमें समझ में आता है कि ये वाली जो कंडीशन है ये भी अपने आप में अनरियल है, ये जो रिजल्ट है ये भी अपने आप में अनरियल है, यानी कि ना तो ये हुआ और ना ही ये हुआ। अरे हाँ है ना, ठीक है जी, यानी कि जो हम इस तरह की कंडीशन बताने का काम करते हैं, ठीक है ना, ये जो कंडीशन हमारे सामने लिखी है ना तो ऐसी कंडीशन थी और ना ही ऐसा हमारे सामने रिजल्ट था। ठीक है ना जी, इसलिए ये दोनों के दोनों अपने आप में अनफुलफिल्ड, इसीलिए दोनों के अपने आप में अनफुलफिल्ड इम्पॉसिबल कंडीशन को बताने का काम करते हैं। अनफुलफिल्ड इम्पॉसिबल कंडीशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, यानी कि ना तो यह पूरी हो सकती, ना तो यह अपने आप में पूरी हो सकती, और इसी वजह से इम्पॉसिबल कंडीशन ये कहलाती है। जब भी आप इसके अर्थ को समझते हैं यू विल फाइंड अ काइंड ऑफ रिग्रेट। आप कहोगे सर थोड़ा आसानी से समझाओ। देखो बेटा, इसी को उदाहरण से समझते हैं। मैंने कहा इफ ही हैड सीन मी, इफ ही हैड सीन मी he would have stopped the car। अब इसके मीनिंग को ध्यान से समझना, अगर उसने मुझे देखा होता वह अपनी गाड़ी रोक लेता। ना तो उस इंसान ने मुझे देखा और ना ही उस इंसान ने अपनी गाड़ी रोकी। पास्ट के किसी समय पर अगर मैं जाकर बात कर रहा हूं, मान लो 4 दिन पहले 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं, तो मैंने रोड पर मैं खड़ा हुआ था, वो इंसान आया सीधी गाड़ी लेके निकल गया, तो मैंने उसको क्या कहा, अगले कुछ दिन के बाद मैंने कहा अगर भाई तूने देखा होता तो तू गाड़ी रोक लेता, यानी कि ना तो तूने देखा और ना ही गाड़ी को रोका। इसीलिए अपने आप में एक तरह का मीनिंग कौन सा कन्वे कर दिया, रिग्रेट, यानी कि जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, या जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया, दोनों तरह से कंसीडर करेंगे। तो इफ के साथ हमें यहाँ पर क्या चाहिए बेटा जी, आप कहेंगे सर इफ के साथ हम लोगों को चाहिए गुरुदेव हेड, और हेड के साथ हम लोगों को चाहिए क्या चीज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें ये दिमाग लगाना है दोस्तों, ये आप लोगों को सोच के बताना है ये जो स्कीम है ये अपने आप में डूअर है या नॉन डूअर है। तभी तो आप समझ पाएंगे कि यहां पर अगर डूअर है तो हेड के साथ इंप्लीमेंटेड हम लगाएंगे, अगर नॉन डूअर है तो पैसिव बनाने के लिए इसके साथ हमें बीन लगाकर इसका पैसिव फ्रेम करना पड़ेगा। तो आप मुझे जरा बताएं सोच के। बिल्कुल सही सोचा सर, स्कीम अपने आप लागू नहीं होती, स्कीम को लागू किया जाएगा। नॉन डूअर होने की वजह से ये अपने आप में पैसिव का ढांचा लेकर चलेगा। तो बस फिर हमारे सामने आंसर बिल्कुल सही है, हेड लगाएंगे, इसके साथ बीन लगाएंगे और इसके साथ इंप्लीमेंटेड लगाएंगे, कुल मिलाकर ये पास्ट परफेक्ट का पैसिव हो गया। क्वेश्चन को देखने का तरीका धीरे धीरे हर एक लेवल के क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेगा। कुछ बच्चों को इस बात पे एतराज हो सकता है कि सर
सीजीएल मेंस के क्वेश्चन के अलावा क्यों करवा रहे हो, सीडीएस का क्वेश्चन ला रहे हो, आईबी का लेकर आ रहे हो, क्यों लेकर आ रहे हो? मेरे बच्चों, आप लोगों के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है लेयर बाय लेयर क्वेश्चन के लेवल को समझते हुए चलना। पहली बात तो ये, जो बच्चा सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा सीपीओ मेंस की तैयारी कर रहा है, वो भी इन क्लासेस का फायदा उठा सकता है, क्योंकि मेंस लेवल पर आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, उस बच्चे को दिक्कतें आएंगी, क्योंकि उसको ना पहले अपने एक सिलेक्शन बैच से, मेरे एक सिलेक्शन बैच से, उसे सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन उसे फंसा देंगे। ठीक है ना, आ जाओ भाई, आगे हमारे सामने रिजल्ट ठीक लिखा है। आइए बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कहता है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी लीव अस, लिखा है क्या चीज, डिस्टिंक्टली पेसिमिस्टिक अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट अल्ट्रुइज्म कैन अराइज नेचुरली। ठीक है ना, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है जो वक्त के साथ साथ इवोल्यूशनाइज होती है, या जिसका अपने आप में प्रोग्रेस होता है, डेवलपमेंट होता है। करेक्ट है ना? अब हमारे सामने बायोलॉजी लिखा है। ये तो आप कहोगे सर जी ये तो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये तो अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि जो जीव विज्ञान है, इसके अंदर अपने आप इवोल्यूशन होता है। पहले हमारे शरीर का ढांचा अलग होता था, हमें पूंछ होती थी, हमारे पूरी शरीर पर बाल होते थे, लेकिन हमारे इस इवोल्यूशन की वजह से धीरे धीरे हमारे शरीर में, ढांचे में परिवर्तन आता जा रहा है ना। अब हमारे सामने यहाँ लीव लिखा है। अब सवाल ये दिमाग में आता है कि इस लीव के लिए अगर हम लीव्स मार्क कर दें या लेफ्ट मार्क कर दें, क्या मार्क कर दें? आगे जब हमने पढ़ा डिस्टिंक्टली यानी कि अलग तरीके से, पैसिमिस्टिक निराशावादी, किस चीज के लिए? अबाउट द पॉसिबिलिटी, किस संभावना को लेकर? दैट अल्ट्रुइज्म का मतलब परोपकारी, कैन अराइज नेचुरली। आप इसे देखकर तो समझ गए हैं कि ये प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी हमें बता रहा है, बोलो हाँ। तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पास्ट की संभावना खत्म, हमें क्या लगाना होगा? लीव्स रखना होगा, जस्टिफाइड आंसर। ठीक है बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आओ बच्चों, since the 15 minutes that she drives she confesses that she feels like a woman with wings। wings का मतलब पंख। ठीक है ना जी। अब सवाल को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें, तो जो 15 मिनट के लिए उसने गाड़ी चलाई, तो 15 मिनट के लिए गाड़ी चलाने के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि भाई वो एक ऐसी लेडी है, एक ऐसी वुमन है जिसको पंख लग गए हों। ठीक है, अब इस एहसास को केवल वही लोग समझ सकते हैं जिस इंसान ने पहली बार स्कूटर, बाइक, गाड़ी, कुछ भी ऐसी चीज चलाई हो। तो उसे पहली बार जो एहसास है ना, उसे लगता है यार मेरा शरीर इतनी तेज कैसे काम कर रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है ना जी। अब मेरे दोस्तों, यहाँ हमारे सामने बताई गई है क्या चीज? आप कहेंगे सर यहाँ हमारे सामने बताई गई है ड्यूरेशन, और ड्यूरेशन को बताने वाली जो प्रेपोजिशन है वो सिंस नहीं होती, वो होती है फोर। क्या होती है बेटा? फोर। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर जी फोर तो आपकी बात समझ में आ गई, क्या इस फोर की वजह से ड्राइव्स को भी हम ठीक करेंगे? दिमाग में तो ये सवाल आएगा ही भाई। बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा आई टीच हियर फॉर 10 आवर्स। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको कहा आई टॉट इन दैट कॉलेज फॉर 3 years। ये अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं बाबू, इनको समझने की कोशिश करना। मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 6 years। तो इन तीनों की तीनों बातों का फर्क हम समझने का काम करते हैं। मैं कहता हूं आई टीच हेयर, सॉरी बच्चों यहां पर हेयर मुझे लिखना था। ठीक है ना, आई टीच हेयर। ओके, अब ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बाबू, इनका फर्क क्या कहता है। आई टीच हेयर फॉर 10 आवर्स, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर मैं अपना आप लोगों को रूटीन बता रहा हूं। ठीक है ना, और जब रूटीन का अर्थ यहां निकलता है तो इसका अर्थ निकल कर आता है के लिए, या फिर जिसे हम कहते हैं तक। ठीक है जी, मैं 10 घंटे तक यहां पढ़ाता हूं, ये मेरा रूटीन है। ठीक है भाई, मैंने कहा आई टॉट इन दैट कॉलेज, मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया। कितने वर्ष तक पढ़ाया? आप कहेंगे 3 वर्ष तक पढ़ाया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट से मैंने अपने किसी पास्ट एक्शन को बताया जो प्रेजेंट से रिलेटेड नहीं है। फिर मैंने कहा आई हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 6 years, मैं पिछले 6 वर्षों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। अब इन तीनों बातों से हमें क्या समझ आया? हम इस फोर को किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं। हम इस फोर को किसी भी टेंस के साथ यूज कर सकते हैं, केवल तब जब इसका अर्थ निकल कर आता है तक या फिर के लिए। ये हमें एक ड्यूरेशन बताने का काम करता है किसी भी टेंस के साथ। लेकिन बाबू हम इस लिखे हुए टेंस को परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ
केवल तब यूज करते हैं जब इसका अर्थ से निकलता है, और से का मतलब होता है पार्शियली इनकम्प्लीट पार्शियली कंप्लीट एक्शन के फ्यूजन को बताता है, यानी कि कोई काम कुछ हद तक तो पूरा हो चुका और कुछ हिस्सा अभी भी चल रहा है। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ एक सिंपल ड्यूरेशन बताई गई है, 15 मिनट तक उसने गाड़ी चलाई, ठीक है ना। 15 मिनट तक जो वह गाड़ी चलाती है, शी कन्फेसेस, वह इस बात को मान लेती है, शी फील्स लाइक। अब देखो देखो पैरेललिज्म कितनी खूबसूरती से काम कर रहा है, कैसे ये V1 हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये V1 प्रेजेंट, तीनों काम पैरेलल हैं। जब वो चलाती है, मानती है, महसूस करती है, आगे की बात, ठीक है बेटा। सीरियस का सवाल है, बेहतरीन सवाल है, कॉन्सेप्ट पर जरूर ध्यान रखिएगा बेटा। कई बार क्या होता है ना, हम कहीं किसी लिखे हुए वाक्य में सिंस या फोर को देखकर इतने जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं कि सिंस या फोर देखते ही तुरंत हम लोगों ने परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का एरर मार्क कर देते हैं। जल्दबाजी नहीं करना है। हो सकता है आपने यहाँ पर सिंस की जगह कुछ और सोचकर इसे मार्क कर दिया हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। अगर यही सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया तो समझो गई भैंस पानी में। आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एज दे ड्रीवन थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर, लूशियस हर्ड द विस्लिंग ऑफ द नाइट एयर इन हिज ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। लूशियस ने सुना, कौन से टेंस में सुना? सेकंड फॉर्म ऑफ फॉर्म में सुना, ठीक है ना जी। आगे लिखा है एज दे ड्रीवन थ्रू, सर उन्होंने, यहां पर जो दे है ना, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ हम सीधी थर्ड फॉर्म कभी भी अग्री नहीं कराते। ये तो कोई टेंस ही नहीं हुआ मेरे भाई, ये तो अपने आप में कोई टेंस ही नहीं हुआ भाई, है ना, ठीक है ना जी। आगे लिखा हुआ है क्या चीज? एज दे ड्रीवन, हटाओ भाई साहब, आप कहेंगे एज दे ड्रो, जहां पर उन्होंने गाड़ी चलाई है या जो भी चलाया है, थ्रू द डार्क ट्विस्टिंग लेन डाउन विच दे हैड वॉक्ड अर्लियर। अब अर्लियर की वजह से फिर से वही टाइमलाइन को समझने का वक्त आ गया है। ये हमारे सामने प्रेजेंट हुआ बच्चों, यहां पर हम लोगों ने क्या कह दिया? रिमोट पास्ट, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट से बता रहे हैं, रिमोट पास्ट, ठीक है भाई। अब यहां इससे पहले जहां वो पहले ही क्या चल चुके थे, तो यहां पर हमारे सामने हेड वॉक्ड अपने आप में क्या हो गया? आप कहोगे पास्ट से मोर पास्ट हो गया, तो ये हेड वॉक्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है ना जी। अब सर जहां उन्होंने चलाया वहां उन्होंने सुना, तो ये दोनों एक्शंस अपने आप में क्या है? पैरेलल। V2, तो ये भी किस में होगा? V2 में होगा। इजी। क्वेश्चन को डिकोड करना जरूर सीखें। क्वेश्चन कैसे डिकोड होता है ये अगर जिसने सीख लिया उसके लिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। हाँ, अगर बाबू सरफेस की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड में ड्रिवन का ड्रोव कर दिया। अगर यही सवाल फिल इन द ब्लैंक्स में या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ गया तो बोलो तारा रारा। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक बात जरूर याद रखिएगा बच्चों, थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा बीच में, ध्यान रखिएगा। आप लोगों के मेंस में, मैं सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूं, सीपीओ मेंस में 200 क्वेश्चन, सीजीएल मेंस में 45 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, समझ रहे हैं? और लगभग लगभग 32 से 37 मार्क्स तक लगभग सभी बच्चे फाइट कर रहे हैं, लगभग सारे बच्चे निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ ना कुछ तो मेहनत अच्छे से की है, तभी तो प्री क्वालिफाई किया है भाई। तो जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई होता है वो इस रेंज में आ ही जाते हैं, 30, 35, 32, 37 की रेंज में आ ही जाते हैं। लेकिन विनर कौन कहलाता है? विनर वो कहलाता है जो इस 37 से 45 के मार्जिन को कवर करता है, यानी कि जो हमारे 7 से 8 क्वेश्चन बच जाते हैं, जिनको हम जाने अनजाने गलत कर जाते हैं, बस वही हमारे लिए सबसे बड़ा बुरा हाल है। तो मेरे दोस्तों, मेरी कोशिश इन वीडियो लेक्चर्स के जरिए आपको उसी लेवल पर तैयार करने की है कि आप लोग अपने आप को उस मार्जिन पर स्ट्रोंग करें, ठीक है बच्चे। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। ऑल्दो देर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, हालांकि वर्चुअली का मतलब साक्षात, वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट दैट इंडिया हैज परहैप्स द लार्जेस्ट अक्यूमुलेटेड स्टॉक्स ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड। भारत के पास समृद्ध है सबसे ज्यादा किस चीज का? चांदी का हमारे पास यहाँ सबसे ज्यादा मतलब अक्यूमुलेशन है। ऑल्दो का मतलब हालांकि, कोई दिक्कत नहीं। देर इज वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, साक्षात कोई चांदी का यहां पर प्रोडक्शन नहीं है। क्या कहा? चांदी का साक्षात यहां पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या मिलता है इन इंडिया? द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सब्जेक्ट कैसा हो गया बेटा? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर होने की वजह से एस्टिमेट नहीं, क्या लगाएंगे हम? एस्टिमेट्स, ठीक है जी। क्यों? बात प्रेजेंट में है, बात आगे भी हमने प्रेजेंट में कही, तो ये भी प्रेजेंट में होनी चाहिए। ये तो हो गई बात हमारे सामने बिल्कुल सीधी सीधी तुक्के की,
ये तो बात होगी सीधी सीधी तुक्के की, है ना। अब थोड़ा सा अगर इसके रीजन को हम समझने की कोशिश करें तो रीजन मैं आपके सामने समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, अगर इसके बारे में हम कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो स्टैटिक है, जो आंकड़ों के अनुसार अपने आप में सही है, तो इसको हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताने का काम करते हैं। ठीक है ना जी, हमारे सामने एक इंफॉर्मेशन है, हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे, दैट्स इट। करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट वी हैव, इफ यू हैव थॉट, अगर आपने सोचा है अबाउट द ऑल्टरनेटिव्स, यू वुड नॉट हैव चोजन सच अ डिफिकल्ट टॉपिक फॉर टर्म पेपर। सवाल आपके सामने बिल्कुल सिंपल हो गया है। कंडीशन रिजल्ट का लॉजिक थोड़ी देर पहले हमने बताया, तो क्या है, अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहां लिखा यू वुड नॉट हैव चोजन, ठीक है। अगर आप थोड़ी ध्यान से इसके बारे में सोचते, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसके बारे में सोचते, इसके विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब विकल्प, ऑप्शंस, चॉइसेस होता है, अगर आप इसकी चॉइसेस के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते, तो आप ये गलत टॉपिक अपने टर्म एग्जाम के लिए नहीं चुनते। इसका मतलब ना तो आपने ध्यान से सोचा और ना ही आपने एक अच्छा टॉपिक चुना, तो दोनों तरफ रिग्रेट की फीलिंग है। बस तो इतनी सी बात है, आप यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर देंगे। इजी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। The boss reminded them, the boss reminded them of the old saying. बॉस ने उन्हें याद दिलाया एक पुरानी कहावत के बारे में। ऑब्जर्व कीजिएगा बेटा, रिमाइंडेड सेकंड फॉर्म हमारे पास आ गई है, ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। अब आगे क्या लिखा है, एंड टोल्ड। देखिए बच्चों, बॉस हमारे सामने सब्जेक्ट है इस V2 का, बॉस हमारे सामने सब्जेक्ट है इस V2 का, टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई बच्चे इस हैड बेटर को ध्यान से समझने की अगर कोशिश करेंगे, तो हैड बेटर अपने आप में मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहलाता है। क्वासी मॉडल एक्सिलरी भी इसी को हम कहते हैं, जो इक्विवेलेंट होता है शुड। ठीक है ना, है ना। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप में शुड के साथ हम सामने वाले को अलर्ट करते हैं, सामने वाले को अलर्ट करते हैं। जैसे अगर मैं किसी को कहता हूं, मैंने कहा यू शुड चेंज योर ड्रेस, तो इसका मतलब ये एक सामान्य एडवाइस है, एक जनरल एडवाइस है, आपको अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए। करेक्ट है। लेकिन अगर इसी शुड को हटाकर मैं हैड बेटर लगा दूं, अगर मैं कहता हूं यू हैड बेटर चेंज योर ड्रेस, तो इसका मतलब इसके बाद कोई दुर्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, इसके बाद आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। आपको अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। अब इस अच्छा होगा कहने का मतलब क्या होगा, इसके बाद कोई ना कोई बुरी घटना हो सकती है अगर आपने चेंज नहीं किया। ठीक है, तो बाबू ये अपने आप में क्या हो गई, मॉडल एक्सिलरी हो गई। ठीक है, अब इस मॉडल एक्सिलरी के साथ हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये बी अपने आप में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है। द बॉस रिमाइंडेड देम ऑफ द ओल्ड सेइंग दैट ऑनेस्टी वाज। आप कहेंगे सर ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ये तो हमेशा के लिए, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस लिखी हुई स्टेटमेंट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टाइमलेस हो जाते हैं, सभी जगह ये तथ्य ऐसा ही रहता है, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, बोलो हाँ, करेक्ट है। और अगर कोई हमारे सामने हिस्टोरिकल फैक्ट बता दिया जाए, ऐतिहासिक तथ्य बता दिया जाए, तो उसे हम बताने का काम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो दोस्तों, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इस पर समय का ही प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वॉज को हटाकर हमने यहाँ इज लगाया। ये सीपीओ मेंस की परीक्षा में सवाल पूछा गया। आइए बच्चों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन। मैं फेमिलियर नहीं हूं सर, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, ये V1 हमारे सामने आ गई है। आई एम नॉट फेमिलियर विद ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन। ठीक है, इस टाउन के सारे प्लेसेस से मैं परिचित नहीं हूं। ऑल्दो आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2 years। तो बिल्कुल सीधी बात हो गई, 2 years से, 2 वर्षों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। सिंस को हटाकर क्या कहेंगे, 4। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने कैलकुलेटेड टाइम है और ये हैव बीन लिविंग अपनी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे सर फिर आपने इसको पॉइंट क्यों किया था बाबू, यही डिसाइड करेगा कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा। करेक्ट हो गया भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। If I had not followed his advice, I would not be successful today। ठीक है जी, देखिए बच्चों, ये है अपने आप में एक प्यारा मिक्स्ड कंडीशनल का क्वेश्चन। देखिए बच्चों, कंडीशन के नियम को एक बार मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारे सामने पास्ट परफेक्ट,
ये हमारे सामने लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म, इसका मतलब हमारे सामने क्या हो गया, कंडीशन भी अपने आप में पास्ट के टाइम को बताती है, ये एक्शन नहीं है, पास्ट का सिर्फ टाइम बताती है, ठीक है ना जी, जो कि अपने आप में क्या है, अनफुलफिल्ड है, हुआ ही नहीं। ये भी अपने आप में क्या है बेटा, पास्ट का टाइम हमें बता रहा है जो कि अनफुलफिल्ड है, ठीक है ना, इसको समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं। लेकिन अगर आप ये चीज मिक्स्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग समझना चाहो तो इसी नियम के अंदर हम लोग इफ के साथ पास्ट परफेक्ट का जिक्र कर देंगे, क्या बताने के लिए, पास्ट का अनफुलफिल्ड टाइम बताने के लिए। लेकिन अगर उसका हम लोग इमेजिनेशन प्रेजेंट में बताने की कोशिश करें, इमेजिन करने की कोशिश करें कि प्रेजेंट के जो हालात हैं, ठीक है ना जी, प्रेजेंट के हालात बताने हैं, तो मेरे बच्चों हम लोग सब्जेक्ट के साथ वुड लगाकर V1 लगाने का काम करते हैं। यही खूबसूरत सवाल यहाँ आपके सामने लिखा है। ये ट्रेडिशनल PYQ है बच्चों। ट्रेडिशनल PYQ का मतलब क्या हुआ, हम अपने जितने भी मेंस के बच्चों को तैयार करते हैं, चाहे वो CHSL, CPO, चाहे CGL या किसी भी मेंस लेवल के बच्चे को हम जब तैयार करते हैं तो ये क्वेश्चन उसे जरूर तैयार रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके प्री लेवल पर सिर्फ इतनी बात आपके लिए काफी है। मेंस लेवल पर मिक्स्ड कंडीशंस आप लोगों को फंसाने के लिए दी जाती है कि किसी इंसान ने पास्ट में कोई ऐसी कंडीशन रखी जो हुई नहीं, उसका परिणाम हमने प्रेजेंट में सामने रख दिया जो हो सकता। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना। इफ आई हैड नॉट फॉलोड हिज एडवाइस, अगर मैं उसकी एडवाइस नहीं फॉलो करता, यानी कि ये अपने आप में क्या हो गया, पास्ट के टाइम की हमारे सामने क्या है, अनफुलफिल्ड। ठीक है ना जी। इफ आई हैड नॉट फॉलोड हिज एडवाइस, अगर मैं उसकी एडवाइस फॉलो नहीं करता, इसका मतलब मैंने उसकी एडवाइस फॉलो की, जो लिखा है उसी का उल्टा अर्थ आएगा पास्ट परफेक्ट के अनुसार। इसका मतलब मैंने उसकी एडवाइस फॉलो की। ठीक है ना जी। यहां क्या लिखा है, आई वुड नॉट बी सक्सेसफुल टुडे, तो टुडे की वजह से तो प्रेजेंट बता ही रहा है। प्रेजेंट के हिसाब से वुड के साथ हमारे सामने ये लिखा है क्या, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, तो बिल्कुल सही है। इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। बेहतरीन सवाल हो गया, हाँ है ना, करेक्ट है। तो अगर यहां टुडे नहीं होता, अगर यहां टुडे नहीं होता तो इसकी बजाय हम लोगों को वुड नॉट हैव बीन यहां लिखने की जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है जी, हाँ के ना। तो बाबू इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल आप सभी के लिए पेपर फंसा देता है। करेक्ट है, इस लिखे सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। चलिए बच्चों अगले सवाल पर काम करते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक्ड टू रेस्ट इन द आफ्टरनून। ठीक है जी, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक्ड टू रेस्ट इन द आफ्टरनून, बहुत सारे बच्चों को पसंद आया रेस्ट करना दोपहर में, आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से वापस आने के बाद। करेक्ट है, हाँ है ना। बट माई सन सीम्स टू हैव, पर मेरे बेटे के अंदर मुझे देखने को मिलता क्या चीज, टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सवाल को ध्यान से समझते हैं। पहली बात तो ये मेरे दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक जो भी ये बात लिखी है, आप ध्यान से देखोगे तो आप कहेंगे सर यहां पर ये लिखी हुई जो बात है अपने आप में पूरी ही पास्ट में है, पूरी ही पास्ट में है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। अगर हम हैबिट की बात करते हैं तो हैबिट, यूं तो आपने याद किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बताया जाता है, बोलो हाँ। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम लोग कहीं किसी एरिया के अनुसार या किसी लोगों की पास्ट हैबिट को भी तो बता सकते हैं। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं, पास्ट हैबिट को भी तो बता सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ठीक है ना, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वोक अप एट 5 AM, वह 5 बजे उठता था, ये उसकी पास्ट हैबिट हो गई हमारे सामने। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पर पास्ट हैबिट बताई गई, अधिकतर जहाँ ये रहती थी, अधिकतर जो बच्चे हैं वहाँ दोपहर में सोते थे आफ्टर दे रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद। लेकिन मेरे बेटे के अंदर मैंने क्या देखा, मेरे बेटे के अंदर मुझे देखने को मिला कि भाई उसके पास तो अलग ही तरह की एनर्जी है, भगवान ही जाने, थकता ही नहीं और दोपहर में सोता भी नहीं। तो उस और कुछ नहीं करना, सारे सीक्वेंस को पास्ट में मेंटेन करते हुए हम चले जाएंगे। और ये हमने लिख दिया बट, ठीक है ना। CPO Tier 2 से ये परीक्षा का सवाल उठाया गया है। आइए बच्चों अब इस सवाल की तरफ हम चलते हैं। आगे क्या लिखा है, वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, अगर उसे इस बात का एहसास हो जाए, वंस ही रियलाइज्ड, V2 से कहा गया है, वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। अगर हम इसके अंदर टाइम सीक्वेंस को ऑब्जर्व करके देखें बच्चों, तो टाइम सीक्वेंस वही टाइमलाइन से हम लोगों को समझनी होगी। सर ये तो हो गई हमारे सामने कौन सी बात, प्रेजेंट की बात, ठीक है ना। रियलाइज वो कहाँ कर रहा है, आप कहेंगे सर जी रियलाइज वो हमारे सामने
पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पर कर रहा है ना भाई, ये हमारे सामने है। अब रियलाइज क्या कर रहा है, ही हैड कमिटेड, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट की वजह से यहां पर हमारे सामने हैड कमिटेड अपनी जगह सही है। वंस ही रियलाइज दैट ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक, तो ये मोर पास्ट होने की वजह से पास्ट परफेक्ट में बिल्कुल सही जा रहा है। अ मिस्टेक ही एडमिट्स इट एंड करेक्टेड इट, भाई ये तो एंड वाला लॉजिक काम कर गया। एंड के बाद यहां पर V2 है, एंड के बाद भी हमें V2 लेकर चलना होगा, क्योंकि सारी की सारी जो रियलाइजेशन ऑफ एक्शन है वो पास्ट में ही है। तो भाई इसको हटाकर हमें इसे पास्ट फॉर्मेट में लेकर जाना होगा विदाउट डिले। ठीक है बेटा, फाइन। ये ट्रेडिशनल PYQ है। जहां आपके सामने ट्रेडिशनल PYQ हमने लिखा है वो क्वेश्चंस हैं तो जो 2014-13 के आसपास के क्वेश्चंस हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल रख देते हैं कि वो क्वेश्चंस तो हमें एक अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने जरूरी हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, इफ शी हैड टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स का मतलब क्या होता है, जो उनके पास अपने सोर्सेज हैं, जो उनके अपने साधन हैं। आप इसको ऐसे भी कहने की कोशिश करो, जो पैसा कमा के वो लाते हैं उसके हिसाब से एक इंसान के खर्च करने की, लाइफस्टाइल बनाने की, जिंदगी जीने का एक तरीका बनता है। तो वो एक पैरामीटर की बात यहाँ कही है। अगर उसने यह मुझे पहले ही बता दिया होता, ठीक है ना, इफ शी हैड टोल्ड, मोर पास्ट में चला गया, दैट हर हस्बैंड, और ये जो इफ लिखा है ये कंडीशनल है भाई, ठीक है ना। ओके इस कंडीशनल का जो रिजल्ट है ना, आई वुड नॉट हैव लेंट, ये अपनी जगह बिल्कुल सही जा रहा है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पास्ट परफेक्ट की कंडीशन, यानी कि ना तो उसने मुझे बताया और ना ही मैंने उसको मतलब मैंने उसको पैसा उधार दे दिया। ठीक है बेटा, उसने जो, देखो हमेशा मैं बार बार ये चीज कहूंगा बेटा, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट हमें देखने को मिलता है और जो इसका रिजल्ट जब हम वुड के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो समझिएगा जो यहां लिखा है मीनिंग इसी के ठीक ऑपोजिट चला जाए, मीनिंग ठीक इसी के ऑपोजिट चला जाए। यहां लिखा है इफ शी हैड टोल्ड मी, इसका मतलब उसने बताया नहीं। आई वुड नॉट हैव लेंट हिम, इसका मतलब मैंने उसे पैसा उधार दे दिया। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है दैट एक कंजंक्शन है जो इसी के लिए एक क्लॉज बना है। हर हस्बैंड नेवर लिव्ड विद इन, लिव्ड अपने आप में पास्ट के अनुसार उस इंसान की क्या है, पास्ट की एक हैबिट है, और किसी इंसान की पास्ट की हैबिट को नेवर से V2 के साथ सही बताया गया है। कुल मिलाकर इस इंसान के इस सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू वुड हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली यू वुड नॉट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रोंगली। ध्यान से सवाल को देखने की कोशिश करते हैं। इफ यू वुड हैव रेड और आगे इसका रिजल्ट वुड नॉट हैव के साथ लिखा हुआ है ना जी, यानी कि आपने गलत जवाब दिए हैं, इसका उल्टा मीनिंग निकलना है। आपने गलत जवाब दिए हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ा नहीं, तो बाबूजी पास्ट की कंडीशन को बताने के लिए, पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताने के लिए हम लोगों को यहां लिखना होगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है जी बाबू, ये जो कंडीशन है ना पास्ट परफेक्ट वाली, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मिक्स्ड कंडीशंस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अगले सवाल पर आते हैं। ही हैज बीन रेड थ्रू द आर्काइव्स टू रिसर्च हिज आर्टिकल्स ऑन द टाउन्स हिस्ट्री। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने का काम कीजिएगा। एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता ही चुका हूं, एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है कि नहीं। देखिए बच्चों, अब अगर किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को हैज या हैव, ये तो प्रेजेंट के सूचक हो गए भाई, ये हमारे सामने पास्ट का सूचक हो गया भाई। अगर इनके साथ हम लोगों को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलती है तो ये एक्टिव वॉइस की जानकारी देंगे भाई। पैसिव की जानकारी अगर हमें देनी है तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट की जगह नॉन डूअर शुरुआत में इन्हीं लिखी हुई वर्ब्स के साथ हम लोगों को लगाना पड़ेगा बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस लिखे हुए सवाल की अगर बात हम कर रहे हैं, ही हैज बीन रेड, क्या लिखा हुआ है, थ्रू द आर्काइव्स, आगे लिखा हुआ है क्या चीज, टू रिसर्च हिज आर्टिकल्स ऑन द टाउन्स हिस्ट्री, है ना। अब ध्यान से समझना, वह इंसान, सर ये पैसिव की कंस्ट्रक्शन सही है, तो पैसिव अगर आप कह रहे हैं तो ये इंसान नॉन डूअर हो गया, इसका मतलब तो उसे पढ़ा गया है, तो यानी कि यहां पर ये बात अधूरी है। ठीक है जी, यहां पर ये बात अधूरी है। आगे लिखा है इसने जो भी कुछ पढ़ा है, कहां से पढ़ा है, पब्लिक रिकॉर्ड्स को आर्काइव्स कहते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप याद करते हैं। किस चीज के लिए पढ़ रहा है भाई, क्या पढ़ने का कारण है, टू रिसर्च, रिसर्च करने के लिए, किस चीज को, हिज आर्टिकल ऑन द टाउन्स हिस्ट्री, टाउन की हिस्ट्री पर। तो इसका मतलब अब आप इसको समझने का काम कीजिएगा कि उस इंसान ने एकदम से तो सब कुछ नहीं पढ़ा,
हमें ये समझ में आ रहा है कि वो टाउन हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा है प्रेजेंट के अनुसार, तो ज्यादा बेहतर हमारे सामने क्या होगा, ही हैज बीन रीडिंग। क्या कहेंगे, ही हैज बीन रीडिंग। अब भले ही इस लिखे हुए सेंटेंस में सिंस या फोर का यूज नहीं है, पर हमें ये समझ में आता है कि ये एक ऐसा एक्शन हमारे सामने बताया जा रहा है जो एक्शन टाइम टेकिंग है, एक ऐसा एक्शन है जो लगातार किए जाने पर ही संभव हो सकता है। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय हमें क्या कहना सेंसिबल है, ही हैज बीन रीडिंग थ्रू आर्काइव्स, आर्काइव्स के जरिए वो इन चीजों का पता लगा रहा है। करेक्ट है भाई। आइए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं हम, क्वेश्चन 31। केयरफुली इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन हमारे सामने क्या कहता है, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, स्पेलिंग टेस्ट में आता है ये शब्द, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर मेकिंग वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस बात की लहर वो उठा रहे हैं। देयर आइडियाज एंड टेक्निकल नॉलेज आर, उतने आइडियाज और टेक्निकल नॉलेज की भी बात कही जा रही है। आर यील्डेड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ, जो पहले नहीं देखा गया उस ग्रोथ को, यील्डेड का मतलब प्रोड्यूस किया गया है इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आर यील्डेड, देखिए बच्चों बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, तीन बातों पर हमें काम करना है। अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस में इज, एम, आर या फिर वॉज वर हमें देखने को मिलता है, तीन बातें इससे संबंधित हैं। पहली बात, या तो इसके ठीक बाद मेरे बच्चों हम लोगों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखने को मिल जाए, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, ही इज माय फ्रेंड, ही इज इल, ही इज हैप्पी, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करता है। दूसरी बात मेरे बच्चों, इन्हीं के साथ अगर V1 ING यानी कि वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म अगर हम जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट का या पास्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। तीसरी बात हमें समझ में आती है, अगर इसके साथ हम थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं तो ये हमारे सामने प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बन जाता है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर आर यील्डेड कह देना सही है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है। क्यों, हमें ये समझ में आता है क्या चीज, कि जी उनके जो आइडियाज हैं ये देयर किसके लिए है, एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। उनके आइडियाज और उनकी टेक्निकल नॉलेज ने प्रोड्यूस किया है, ना कि वो प्रोड्यूस कर पाए हैं या उनके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है। आप कहेंगे सर इनकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो आर ना कहकर हमें यहां पर क्या कहना होगा, हमें यहां पर इस प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट, आर मेकिंग प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट की वजह से हम लोगों को यहां पर क्या लिखना होगा, हैव। क्या लिखना होगा, हैव। ठीक है जी, हमें यहां पर क्या लिखना होगा बेटा, हैव। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आया कि उनके इन सारे आइडियाज और टेक्निकल नॉलेज का परिणाम जो हमें देखने को मिला है वो क्या है, हैव यील्डेड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, ये वाली बात याद रखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को काम आएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। if it were possible to get if it were possible to get near when one of the volcanic eruptions take place, we should see a grand sight। अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सवाल की शुरुआत में जो हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इफ इट वर पॉसिबल, है ना। तो आप यहाँ इमेजिनेशन की बात करेंगे और इमेजिनेशन को कैसे बताएंगे, अगर यह संभव हो, अगर यह संभव हो या अगर यह संभव होता, इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिन के लिए ही यहां पर वर का हम प्रयोग करते हैं। इस बात के बारे में मैं आपको शुरुआती क्वेश्चंस में बता चुका हूं। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर, नजदीक जाना अगर संभव होता, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस, वी शुड सी अ ग्रैंड साइट, एक बहुत ही गजब का नजारा हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों मैं फिर से आपको बताता हूं, कहने के लिए तो ये पास्ट सब्जंक्टिव है, कहने के लिए तो ये पास्ट सब्जंक्टिव है, लेकिन जो भी इसके साथ अर्थ निकल कर आता है वो हमेशा प्रेजेंट में निकल कर आता है। अगर किसी छोटे बच्चे ने ये सोच लिया कि जी यहाँ पास्ट का अर्थ, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। प्रेजेंट में इसका अर्थ निकलता है, इसीलिए टेक को हटाकर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे टेक्स प्लेस। याद रखिएगा इस बात को। अगर किसी बच्चे को सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसा सवाल देखने को मिल जाए और आप इसे अगर टुक कह दें, तो समझ लीजिएगा आपने अपना आंसर गलत कर दिया है। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही है, यही चीज आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यही चीज आप लोगों को इंप्रूवमेंट या एरर में भी आपसे पूछी जा सकती है। करेक्ट है, हाँ है ना। एक सवाल आपके सामने, ठीक है ना, क्या इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई एरर है,
आराम से देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। हिंट मैं आप लोगों को दे ही चुका हूं। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, इफ ही हैड बीन एंटर्ड अ फास्ट स्टॉक कंपटीशन, आई एम श्योर his story would have been one of unrivaled success। अनराइवल्ड का मतलब जिसके प्रतिद्वंदी कोई नहीं होते। फाइन, अब सवाल पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान से देखते हैं, तो रिजल्ट के अंदर हमें वुड के साथ हैव के साथ बीन लिखा हुआ है। पहली बात तो ये मेरे बच्चों, थोड़ी देर पहले हमने जो समझने का काम किया, क्या समझने का काम किया, वुड के साथ हैव लगाकर ये जो बीन है ये पैसिव नहीं है। ध्यान से समझिएगा बेटा, यहाँ पर ये जो वुड है अपने आप में एक मॉडल एक्सिलरी है, बोलो हाँ। यहाँ पर हमारे सामने हैव है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बोलो हाँ। सर मॉडल एक्सिलरी को परफेक्ट फॉर्मेट में ले जाने के लिए ये बी की थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी, यानी कि पास्ट परफेक्ट का रिजल्ट है। कंडीशन में पास्ट परफेक्ट हमें चाहिए। ये जो ही हमारे सामने लिखा है यही तो डूअर है। अब अगर ये हमारे सामने डूअर है तो इस हेड के बाद थर्ड फॉर्म सीधी सीधी आप लगाओ, तभी तो पास्ट परफेक्ट है, बीन लगाने की जरूरत ही नहीं है। इस हेड के बाद ठीक है जी, एंटर्ड, खत्म हो गया, है ना। अब यहां पर आई एम श्योर से इसके किसी भी टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना जी। ठीक है भाई, अब इसके मीनिंग को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मीनिंग ये कहता है, अगर वह एक फास्ट स्टॉक कंपटीशन में आता, अगर वह एक फास्ट स्टॉक कंपटीशन में आता, मुझे यकीन है उसकी जो स्टोरी है ना वो अनराइवल्ड सक्सेस की होती। अर्थ क्या निकल कर आया, ना तो वो इसमें एंटर किया और ना ही उसका ऐसा कोई सक्सेस उसे मिला, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Had Nandini not taken a cab to the station, she would have definitely missed the train। मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझेंगे कि सर टेंस में कंडीशंस के क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं। माफ करना बच्चों, टेंस के अगर हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो टेंस का और कंडीशनल वर्ब्स का, कंडीशनल के साथ मैंने वर्ब्स इसलिए लिखा है क्योंकि कंडीशन से संबंधित सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनका इतना कोई खासा सवाल नहीं बनता है। कंडीशन के अंदर जो वर्ब्स की फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, खेल उसी पर डिपेंड करता है। तो ये चीजें बड़ी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब मेरे बच्चों थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि इफ के साथ हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का फॉर्मेट, ठीक है भाई। आगे हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज, सब्जेक्ट वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है बच्चों। बाबू इसी लिखी हुई कहानी का हम इन्वर्जन भी करते हैं। इन्वर्जन का मतलब जब अपनी स्टेटमेंट पर हम जोर डालकर कोई बात कहना चाहते हैं, तो ऐसे मामले में इस हेड को हमने इफ की जगह रखा और हमारे लिखे हुए सेंटेंस में हेड सब्जेक्ट आगे हम लोगों ने लिखा थर्ड फॉर्म, तो भाई रिजल्ट बताने का फॉर्मेट यही रहेगा। क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। हैड नंदिनी नॉट टेकन अ कैब, अगर नंदिनी ने कैब नहीं ली होती, अगर नंदिनी ने कैब नहीं ली होती, ये पास्ट परफेक्ट की वजह से कंडीशन का इन्वर्जन है। टू द स्टेशन शी वुड हैव डेफिनेटली मिस, लो भैया हमारे सामने वुड मॉडल एक्सिलरी है, हैव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। परफेक्ट में ले जाने के लिए हम लोगों को यहां पर इसके लिए एक प्यारी सी सुंदर सी थर्ड फॉर्म की जरूरत है। दैट्स इट, करेक्ट हो गया भाई। चलिए बच्चों ये ट्रेडिशनल पीवाईक्यू है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। आइए बच्चों अगले सवाल पर काम करते हैं। फॉर अ फोर्टनाइट टोडलर्स एट सेंट एंड्रयूज, एंड सेंट एंड्रयूज का मतलब है सेंट एंड्रयू नाम की किसी जगह पर, वो चर्च हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, वो कोई भी स्थान हो सकता है, ठीक है ना जी। For a fortnight, toddlers at this place had been busy, committed, क्या लिखा है, rhymes to memory, आगे लिखा है in preparation for their big performance। अच्छा सवाल है, समझने वाला सवाल है। अब मेरे बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ 4 के साथ हमें ये 14 दिन का जो समय दिया है, ये ड्यूरेशन दी है। अरे हाँ ना, स्टूडेंट्स यहाँ पर बिजी थे, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट्स यहाँ पर बिजी थे, बिजी थे। तो अब भाई साहब यहाँ पर हेड के साथ बीन लगा देने में कोई भी एतराज नहीं है, ये तो अपने आप में पास्ट हो गया और ये पास्ट का परफेक्ट हो गया, ठीक है भाई। बिजी रहे हैं किस चीज में, अब आप कहेंगे सर जो भी वो काम कर रहे हैं ना उस काम को वो लगातार करने में बिजी रहे हैं। तो मेरे बच्चों जब लगातार किसी काम को करने में बिजी रहे हैं तो ये कमिटेड अपने आप में मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, तो ये अपने आप में प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में जाएगा और हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कमिटिंग, कमिटिंग राइम्स टू मेमोरी, ठीक है ना जी। क्या हमें लिखना होगा, कमिटिंग राइम्स टू मेमोरी, ठीक है, यानी कि मेमोरी कर बार बार उसको याद करने की कोशिश वो कर रहे हैं ताकि वो अपने एक बड़ी परफॉर्मेंस पर अच्छा काम कर सके, ठीक है बच्चों।
चलिए बच्चों अगले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विल बी एंश्योर्ड। ठीक है ना जी, फंड्स अवेलेबल हैं, इस चीज को हम लोगों को क्या करना होगा, फंड्स जो है वो अवेलेबल हैं, विल बी एंश्योर्ड, सुनिश्चित किया जाएगा, इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल्स ऑन टाइम, अगर उन्होंने आने वाले समय में सही समय पर अपने प्रपोजल सबमिट किए। तो बाबू यहां हमारे सामने ये जो रिजल्ट है ये लिखा है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। क्यों, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है ना वो अपने आप में नॉन डूअर है, और नॉन डूअर की वजह से प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव सही है। तो बाबू यहां पर हमें क्या करना होगा, सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार प्लूरल सब्जेक्ट की वजह से V1 लिखना होगा, दैट्स इट, नॉट अ बिग डील। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेजेंट सेंचुरी थ्रेट्स, द प्रेजेंट सेंचुरी वर्तमान की जो शताब्दी है इसकी जो अपनी थ्रेट्स हैं, इसकी जो अपनी धमकियां हैं, इसकी जो अपनी धमकियां हैं, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे हम। To our environment, which include interfering species, ailments, pollution, and a boiling temperature, were putting wildlife populations at peril. Peril का मतलब होता है बेटा क्या, danger. Peril का मतलब क्या होता है, danger. अब यहां पर इसने प्रेजेंट सेंचुरी की बात कही है। प्रेजेंट सेंचुरी का मतलब हमें क्या समझ में आया, प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट की बातचीत को देखने की वजह से हमें इसके मीनिंग की बेसिस पर क्या कहना होगा, आर पुटिंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है इसको अब खतरे में ये डाल रहा है। सीजीएल प्रीलिम्स का सवाल अच्छा सवाल है, ठीक है। यहां से हमें क्या चीज समझ में आ रही है, देखो मेरे बच्चों यहां पर जो थ्रेट्स है ना इसी को रिलेट कर रहा है ये विच, और इसके साथ यहां पर ये जो इंक्लूड है, ये इंक्लूड भी अपने आप में V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। तो बाबू अगर आपको एक से ज्यादा सेंटेंसेस किसी भी लिखे हुए क्वेश्चन में देखने को मिल जाए तो हर एक की वर्ब को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, हर एक की वर्ब को आप लोगों को ऑब्जर्व करना है, और इन वर्ब के अंदर कहीं ना कोई ऐसी वर्ब है जो टाइम की तरफ आपको इंडिकेट करेगी कि टाइम देख लो भैया कौन से टाइम में ये बात कही गई है कि नहीं। अब हमें यहां से भी पता चल रहा है कि यहां हमारे सामने जो लिखा है विच इंक्लूड, ठीक है, तो हमें बिल्कुल क्लियर ये चीज अच्छे से समझ आ गई। तो प्रेजेंट की वजह से ये प्रेजेंट इधर है तो इसको भी प्रेजेंट में ही हमें लेकर जाना है। चलिए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल बड़ा खूबसूरत होगा, आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा। All the horses except one always behaved in a rough manner when Robert come to clean the stable. All the horses, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। इधर ये जो एक्सेप्ट है ये एक प्यारी सी प्रेपोजिशन है, ये हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलवेज बिहेव्ड, आप लोग ये बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप लोग ये जो हैबिट रूटीन एक्शन को बताने वाले शब्द हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, नेवर, सेल्डम, फ्रीक्वेंटली, जितने भी हमारे ये शब्द हैं मेरे बच्चों, हम लोग आप लोगों को हमेशा ये चीज बताते हैं, प्रेजेंट की अगर किसी इंसान की हैबिट है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट से बता दें, पास्ट की किसी इंसान की हैबिट है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बता देंगे। जैसे अगर मैं आपको कहूं अकबर हमेशा जल्दी उठा करता था, तो इस वाक्य को आप प्रेजेंट में थोड़ी बता पाओगे, आप यही तो कहोगे अकबर ऑलवेज वोक अप अर्ली, बोलो हाँ, समझे। तो भाई कोई इंसान जो अब नहीं है उस इंसान के साथ उसकी आदत भी चली गई तो उसको भी तो आप पास्ट में ही बताएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं तो ये इसने पास्ट की हैबिट हमें बताती हुई नजर आया। इन अ रफ मैनर, रफ मैनर का मतलब बिना किसी ध्यान के, व्हेन, जब, रॉबर्ट, तो सर जब पास्ट की ही बात आ रही है तो हम यहाँ पर इसको भी तो पास्ट के ही टाइम में लेकर जाएंगे, करेक्ट हो गई बात भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द मिनिस्ट्री वॉज कंसीडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थोड़ी ही देर पहले, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद
सबसे पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी करता है ना। ही इज अ टीचर, आई एम अ टीचर, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। शी इज लेट, शी इज हैप्पी, जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन पूरी करता है। दूसरी बात, अगर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब मिले तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारे सामने हो गया। तीसरी बात, अगर इज एम आर वॉज वर्ब के साथ हमें थर्ड फॉर्म मिल जाए तो ये प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाता है। अब एक बात बताओ ध्यान से, मिनिस्ट्री तो किसी चीज को कंसीडर कर रही है, मिनिस्ट्री तो किसी चीज को कंसीडर कर रही है, यानी कि यही अपने आप में डूअर है। जब यही अपने आप में डूअर है तो इस वॉज को लगाने की क्या जरूरत है, पैसिव बनाने की क्या जरूरत है। इतना ही कह देना काफी है, इतना ही कह देना अपने आप में काफी है, बेहतरीन है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे बाबू, आप यहां पर सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे कि मिनिस्ट्री ने कंसीडर किया है। मेरी बात समझ में आ गई। मिनिस्ट्री ने कंसीडर किया है। मिनिस्ट्री कंसीडर्ड सेवरल प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग बजट डिस्कशन। करेक्ट है भाई, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, इस लिखे हुए पूरे के पूरे सेंटेंस में हमें कहीं पर भी टाइम को लेकर कोई क्लू नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कंसीडर्ड भी कह सकते हैं, वॉज कंसीडर्ड को हटाकर हैज कंसीडर्ड भी कह सकते हैं, ये भी अपने आप में सही है। अगर आप सिंपली कंसीडर्ड कह देते हैं तो ये भी अपनी जगह गलत नहीं है, ये भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। गॉट इट। क्योंकि कहीं पर भी लिखे हुए वाक्य में हमें कहीं पर भी टाइम की कोई सेंस समझ नहीं आ रही है, तो ये दोनों में से कोई भी आंसर यहां वैलिड हो सकता है। करेक्ट है बच्चों, फाइन। चलिए देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। चलिए, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं, दोनों में से कोई भी आंसर आप बना सकते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है, इंडिया डिमोन्स्ट्रेट्स इट्स सुपरमेसी इन स्पेस व्हेन इट सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स 7th सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट येस्टरडे। पहले तो ध्यान से इस येस्टरडे को देखकर हमें पता चला है कि टाइम हमारे सामने कौन सा हो गया। आप कहेंगे सर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम हो गया। अब बच्चों, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के अनुसार तो ये जो लॉन्च्ड है यानी कि V2 अपने आप पे बिल्कुल सही काम कर रही है ना। मेरी बात समझ रहे हैं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे सामने जब ये V2 की बात कर रहा है तो एक बात बताओ मेरे बच्चों, लॉन्च किया है तो इसने प्रदर्शित क्या किया। आप कहेंगे सर जो भी इसने प्रदर्शन किया वो भी तो पास्ट में ही होना चाहिए। अरे हाँ है ना। एक बार फिर से समझने का काम करें। मान लीजिए मेरा कोई दोस्त 3 दिन पहले एक नई बाइक ले आया, 3 दिन पहले मेरा एक दोस्त एक नई बाइक लेकर आया है, ठीक है। आज वो मेरे सामने कुछ करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, पर 3 दिन पहले तो उसने मुझे अपने पास पैसा होना, अपनी अमीरी दिखा दी। समझ रहे, आज मुझे क्या फर्क पड़ता है, 3 दिन पुरानी हो गई बात, बात गई है ना। जब मुझे ये पता है 3 दिन पहले ये काम हुआ तो उसका इंपैक्ट भी 3 दिन पहले ही होकर जा चुका। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां डिमोन्स्ट्रेटेड अपनी जगह सही है। अगले सवाल पर काम करते हैं। क्वेश्चन 42। He told his boss that he doesn't consider his performance evaluations report fair and free of prejudice। ठीक है ना, prejudice का मतलब होता है biased। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों सीजीएल मेंस का ही ये क्वेश्चन है, एक आइडियल क्वेश्चन है, आप लोगों को इसे सीखना चाहिए। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर हम लोगों ने आप लोगों को अभी एक बात रिवाइज कराने देनी चाहिए, सीक्वेंस ऑफ टेंस। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ टेंस, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एक बात कही, आज की इस वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे इनके बेसिस पर सीजीएल के या किसी भी पेपर के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको पेशेंस यही रखनी है कि अगर हमारे गुरुजी ने ये वाला सवाल हमारे के सामने लेकर आए हैं तो डेफिनेट सी बात है इससे हमें बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सारा ही गेम ट्रस्ट का है बच्चों। मैं आपके लिए कितनी ही मेहनत कर लूं, आप अगर इस पर फोकस्ड होकर नहीं मेहनत कर पाएंगे, आप सोचेंगे अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा पेपर में, तो बाबू कितनी मेहनत कर लो सब बेकार है। मेरी बात समझ रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ क्या है, ही टोल्ड हिज बॉस, यानी कि यहां से सीक्वेंस V2 से शुरू हुआ। दैट ही डजंट कंसीडर, तो बाबूजी ये वैसे भी हमें देखने को मिल रहा है, ये तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदला हुआ है, तो V2 की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे, डिड नॉट कंसीडर हिज परफॉर्मेंस। खत्म हो गई बात। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। अगला सवाल कहता है हमारे सामने, देयर आर मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर फिटनेस टेस्ट फॉर द पोस्ट सिंस 2020। देयर आर अभी भी हैं
मोर देन 2 मिलियन जॉब सीकर्स, 2 मिलियन जॉब सीकर से ज्यादा की बात आप समझना। हु आर, बाबू ये जो आर है प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहां हु रिलेट कर रहा है इस जॉब सीकर्स को, और इसी के अनुसार यहां पर आर भी वेरीफाई हो गया है। ठीक है ना जी। आगे हमने देखने का काम किया, ऑलरेडी इसने हमें फंसा दिया। ठीक है ना जी, इस ऑलरेडी ने हमें फंसा दिया। ऑलरेडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पहले ही। ठीक है ना, यानी कि जो काम पहले ही क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, इसी को मदद करने के लिए आगे ये जो सिंस हमारे सामने आया बैठा है, सिंस के साथ स्पेसिफिक टाइम बताया, तो आप कहोगे सर सिंस की वजह से हम इस आर को हटाकर 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 क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, हैव कर देंगे, हैव कर देंगे, हैव कर देंगे। ठीक है भाई, करेक्ट है बेटा। बहुत प्यारा सवाल था, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। One of the students is always late to the class. He has been warned by the teacher many times, but still he keeps on being late. ये सवाल सच में बहुत प्यारा मुझे लगता है। क्यों, ध्यान से समझना। देखो, इस ऑफ के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस है, वन सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, वन के अनुसार इज अपनी जगह सही है, ऑलवेज की वजह से उस इंसान की ये एक रूटीन एक्शन है, पर इसको बताया गया है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है जी, ये भी अपनी जगह सही चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक हमेशा देरी से आता है टू द क्लास। ही हैज बीन, क्या लिखा है, वॉर्न। तो भाई एक बात फिर से याद करा दे बेटा, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस, हैज या हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो सर वार्निंग किसने दी, टीचर ने, डूअर बाद में लिखा है, इसका मतलब यहां पर ये जो ही है अपने आप में क्या हो गया बेटा जी, आप कहेंगे सर जी नॉन डूअर है। नॉन डूअर होने की वजह से हैज के साथ लिखा, ये जो बीन है वॉर्न के साथ हमें थर्ड फॉर्म वाला व्यवहार रखना पड़ेगा। अरे हाँ ना। अब देखो ये तो हमारे सामने बिल्कुल आसान था, खूबसूरती एक बात पर टिकी है, यहाँ जो बट है और स्टिल है, कई बच्चों को ये दोनों शब्द एक साथ लिखे हुए सुपरफ्लोस लग रहे थे। देखो बच्चा, ये जो बट लिखा है ये अपने आप में कंट्रास्ट पेश करता है। क्या पेश करता है, कंट्रास्ट। ठीक है जी। स्टिल का मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें अब भी, तो दोस्तों इस अब भी की वजह से इसे हम कॉन्टिन्यूअस या इंडेफिनेट टेंस में ही यूज करते हैं। क्योंकि बात सारी प्रेजेंट में चल रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार बिल्कुल सही है, करेक्ट है। गॉट इट। तो यहां बट और स्टिल दोनों अलग अलग अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल और येट दोनों में फर्क होता है, दोनों अलग है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। I have read 3 novels this morning, but now I am going to sleep. No error. बाबू ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन हमारे सामने है जो सीजीएल के लिए आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़े प्यार से। ठीक है ना। मैंने आप लोगों को कहा I wrote 10 letters today, एक बात हो गई। फिर मैंने आपके सामने लिखा है बेटा एक और वाक्य, आई हैव रिटन 10 letters टुडे। मेरे बच्चों, सामान्यतः हम अपनी क्लासेस में ये कह देते हैं कि बच्चों अगर आपके सामने टाइम दिया है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म नजर आए। बोलो हाँ, यही हम कहते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। लेकिन थोड़ी ही देर पहले मेरे बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई, हमारे सामने ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करने वाले कई सारे शब्द देखने को मिलते हैं। दिस वीक, दिस ईयर, टुडे। चलो भाई टुडे से ही बात हम कर लेते हैं। टुडे का मतलब क्या समझ में आया, टुडे का मतलब हमें समझ में आया रात को 11:59 से हम लोगों को समझ में आया 11:59 तक के समय को हम लोग टुडे कहेंगे। ठीक है ना। तो आज की रात 11:59 जो हम लोगों ने बीता, तो हमारा दिन शुरू हुआ। आज रात जो जाकर 11:59 हमें बजेंगे, तो हम उस हिसाब से आज के दिन को खत्म कर देंगे। मेरे दोस्तों, आप लोग बैठे हैं यहां पर कहीं पर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब इसी के अंदर पास्ट भी है। इस पॉइंट पर अभी आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रेजेंट, और इसी के साथ आने वाला फ्यूचर भी छिपा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमें फंसा देता है। अब इस कंसीडरेशन के बेसिस पर इन दोनों का डिफरेंस हम समझने का काम करते हैं। अगर मैं कहता हूं आई रोट 10 letters टुडे, इसका मतलब हमारी तरफ से आज का जो दिन है ना, इसका मतलब हमें समझ में आ गया हमारे पास आज का जो भी दिन है वो खत्म हुआ। आज का जो भी दिन है वो खत्म हुआ, अब दिन नहीं बचा, अब मैं और पत्र नहीं लिख सकता। बात समझ रहे हैं।
अब आज का दिन जो पूरा था, अगर आपने इसके साथ एक्शन ही पास्ट इंडेफिनिट में डाल दिया, इसका मतलब आज का दिन खत्म हुआ, अब मेरे पास और पत्र लिखने का समय नहीं बचा। लेकिन अगर आप यहां पर अभी प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कह रहे हैं तो, और वो भी किसके साथ, टुडे के साथ, इसका मतलब अभी क्या है, दिन बचा है, अभी दिन बचा है, अभी दिन बचा है, इसका मतलब क्या है, अभी मैं चाहूं तो और लेटर्स आपके लिए लिख सकता हूं, यानी कि नंबर ऑफ लेटर्स की संख्या अब जो है मैं 10 से ज्यादा और भी लिख सकता हूं। दोनों का फर्क समझ आया? अगर दोनों का फर्क समझ आ गया, अब क्वेश्चन पर आ जाओ। आई हैव रेड 3 नॉवेल्स दिस मॉर्निंग। आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है, मैंने 3 नॉवल पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। बट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, अब मैं सोने जा रहा हूं। अब सोने जा रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब मेरे पास वो समय नहीं बचा कि मैं और नॉवल पढ़ सकूं। समय अगर खत्म हो गया तो दोस्तों यहां आई हैव रेड को हटाकर हम इसे V2 में लेकर जाएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को फंसाए जाएंगे। बाबू आप लोगों को जो भी क्लास में मैं दूंगा, बीच बीच में आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें हम ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पर आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उठाएंगे। करेक्ट है? ओके इस सवाल में आप ये भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसने कहा है आई रेड 3 नॉवेल्स दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैंने 3 नॉवेल्स पढ़े थे, लेकिन अब मैं सोने जा रहा हूं। इसका मतलब अब दिन की बात खत्म हो गई, थक गया हूं, मेरी तरफ से दिन की ये जो एक्टिविटी खत्म हो गई, यानी कि अब दिस मॉर्निंग मेरे पास नहीं बची, जिसकी वजह से मैं आगे काम कंटिन्यू नहीं करूंगा। इसीलिए बेटा इसे V2 में हम लेकर गए। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। नेहा हैड बीन वर्किंग इन द PMR फर्म, किसी PMR फर्म में वह काम कर रही है फॉर 3 years, बट नाउ शी वर्क्स एज अ टीचर एट द JP यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छा सवाल है, बड़े प्यार से सवाल को ध्यान से पहले पढ़कर देखें। मेरे बच्चों जब आप इस सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो हमें ये समझ में आता है क्या, देखो अभी वह इंसान क्या कर रही है। देखो जो नॉर्मली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, नाउ अपने आप में एक लाइव एक्शन को बताने का काम कर रहा है, लेकिन बच्चों लाइव एक्शन हमेशा अपने आप में एक टेम्परेरी एक्शन होता है, एक टेम्परेरी एक्शन होता है, यानी कि जो थोड़े समय तक हो रहा है उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इस नाव के साथ हम कभी कभी किसी इंसान के रूटीन एक्शन को भी तो बता सकते हैं। जब रूटीन एक्शन को हम बताते हैं तो आप कहेंगे सर फिर काहे परेशान कर रहे हो हमका, तो हम तुमका परेशान नहीं कर रहा है भाई, ई प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो ठीक है। अब वह क्या करती है, आप कहेंगे वह एक टीचर की तरह काम कर रही है, किस चीज में, JP यूनिवर्सिटी में। यानी कि ये उस इंसान का क्या टेम्परेरी एक्शन नहीं है, ये उस इंसान का रूटीन एक्शन है, ये अब उस इंसान का अपने आप में परमानेंट एक्शन है। और रूटीन या परमानेंट एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहारा लेते हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही है। अब दोस्तों प्रेजेंट से हम इसको रिलेट करने का काम करेंगे। नेहा हैज बीन वर्किंग, अब आपको कहोगे कि सर ये बात कैसे संभव है, ये बात कैसे संभव है कि वो इंसान अभी भी काम कर रहा है ना, और वो इंसान टीचर का भी काम कर रहा है। तो सर जी ये तो अपनी जगह गलत है। 4 के साथ 3 years लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, लेकिन उस इंसान ने ये काम करके तो छोड़ दिया, ये काम तो उस इंसान ने करके छोड़ दिया है कि नहीं। तो ये काम करके उस इंसान ने छोड़ दिया, तो बाबूजी से परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना ले जाकर हम इसको ठीक कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, हम कहेंगे नेहा हैड वर्कड, नेहा ने काम किया था PMR फर्म में 3 वर्ष तक, ठीक है जी, कर चुकी थी, हट गई वो बात, ठीक है। हमें नहीं पता उसका प्रेजेंट से रिलेशन क्या कहेंगे हम, लेकिन अब की बात हम ये जानते हैं कि इस समय वो JP यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। तो इस नाउ के साथ हैबिट रूटीन एक्शन को परमानेंट मानकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बिल्कुल सही बताया गया है। बस ये एक्शन पास्ट के किसी टाइम पर अपने आप में पूरा हो चुका, ठीक है जी, जिसका प्रेजेंट से लेना देना अब नहीं है, इसीलिए हम इसे पास्ट परफेक्ट की तरफ लेकर जाएंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू, ये हमारा ट्रेडिशनल PYQ है। मेंस के लिए अगर अच्छे लेवल पर फाइट करना है तो ऐसे क्वेश्चंस पर आपको काम जरूर कर लेना चाहिए। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन्स ही रिपोर्टेड द मैनेजर। देखिए सवाल को ध्यान से समझते हैं टाइमलाइन के जरिए। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ये आप सभी का क्या हो गया बेटा, प्रेजेंट हो गया, है ना। अब डॉक्टर को
पता चला। डॉक्टर को पता कहाँ चला? आप कहेंगे सर यहाँ पता चला। पता चला V2 में, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पास्ट के स्पेसिफिक टाइम की घटना है। क्या पता चला है? दैट अपने आप में कंजंक्शन है। क्या पता चला? प्लेयर हैज टेकन। आप कहेंगे सर पता तो बाद में चलेगा। सर किसी प्लेयर ने क्या लिया? प्रोहिबिटेड मेडिसिन पहले लेने का काम किया। यानी कि ये हमारे सामने हो गया क्या चीज? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट के साथ हम इसका सहारा जोड़ देंगे भैया। तो इसका मतलब भैया क्या करोगे? हैज टेकन को हटाकर हैड टेकन। 2 मिनट का मौन उन सभी बच्चों के लिए, बिल्कुल बुरा मत मानना, 2 मिनट का मौन उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने आव देखा ना ताव और सीधा कह दिया सर ये पास्ट में है तो वहां हैड टेकन होना चाहिए। मेरे बच्चे, अगर यही क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक जगह पर टुक, एक जगह पर हैड टेकन हो, तब आपको पता चलेगा कि ये आंसर गलत, ये आंसर सही क्यों है। ठीक है बेटा, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, समझने का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप कर लो, फिर कोई भी तरह से सवाल पैदा कर लो, कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आती। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द फॉर्मर सुपरस्टार रिसेंटली विजिट्स एन ऑर्फनेज फ्यूलिंग स्पेकुलेशन दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। ठीक है ना, स्पेकुलेशन का मतलब समझ, सोच, करेक्ट है। अब ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें देखो बच्चों, ये जो शब्द है ना, ये थोड़ा सा शैतान है। इसको दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के परफेक्ट में भी, जब इसका इंपैक्ट हम लोगों को देखने को मिले किसमें? प्रेजेंट में, यानी कि ये रिसेंट पास्ट की तरफ अगर ले जाए, ठीक है ना जी। और इसी को हम लोग पास्ट इंडेफिनेट की तरफ भी लेकर चलते हैं जब इसका इंपैक्ट प्रेजेंट की तरफ हमें देखने को नहीं मिलता। सवाल पर आते हैं। फॉर्मर सुपरस्टार अभी हाल फिलहाल उन्होंने विजिट किया है, कहां पर? एक ऑर्फनेज में, फ्यूलिंग स्पेकुलेशन, और इसी की वजह से लोगों की सोच ये है दैट शी इज प्लानिंग टू अडॉप्ट आ, क्या अडॉप्ट करना चाहती है वो एक चाइल्ड को। ठीक है ना, यानी कि ये वाली बात तो प्रेजेंट में जा रही है। तो इसका मतलब अब आप मुझे बताएंगे यहां पर खाली विजिटेड लिख दिया जाए या हैज विजिटेड लिख दिया जाए? इन दोनों बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? इन दोनों बातों में आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल में दो संभावनाएं हैं। अगर यहां पर लिखा होता वॉज प्लानिंग, तो वॉज प्लानिंग की वजह से हमें लिखना पड़ता विजिटेड। क्योंकि यहां इज प्लानिंग लिखा है तो हमारे पास आंसर यही सही है। ठीक है, और आप लोगों को ये मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट हमें रिसेंट पास्ट के बारे में जानकारी देता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। सपोज द जीडीपी ग्रोज एट एन इन्फ्लेटेड रेट ऑफ 10%, दैट वुड स्टिल नीड अनदर ईयर। सपोज, मान लो द जीडीपी ग्रोज, जीडीपी ग्रो करती है, क्या करती है? मान लो जीडीपी ग्रो करती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखने का काम करने से पहले ये हम समझ गए कि ये तो हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात है। ठीक है, मान लो जीडीपी ग्रो करती है एट एन इन्फ्लेटेड रेट ऑफ 10%, दैट वुड स्टिल नीड, आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए वुड नहीं, हमें फ्यूचर इंडेफिनेट की जरूरत है, और ये हो गई इसके साथ हमारे सामने V1। बिल्कुल सही, बोलो हाँ, करेक्ट है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। द मेंबर्स ऑफ द म्यूजिकल ग्रुप हैव एक्सेप्टेड दैट, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। ठीक है जी, यहां पर तो हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल वैलिड है, और स्वीकार करने वाले मेंबर्स हैं तो एक्टिव वॉइस भी सही जा रहा है। दे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग मनी, वे कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ठीक है, पैसे का, फ्रॉम देयर पॉकेट्स इन द इनिशियल ईयर्स। देखो बच्चों, यहां इस इनिशियल ईयर्स की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी में इसका अर्थ आप लोगों को बेहतरीन समझ आ गया, शुरुआती वर्ष। शुरुआती वर्ष का मतलब हमें कौन सी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे सर ये अपने आप में बताने का काम करता है पास्ट ईयर्स। इसी चीज को अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है इन द अर्ली ईयर्स। तो इन द अर्ली ईयर्स का मतलब ये इशारा किस तरफ कर रहा है? आप कहेंगे सर ये तो पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है। पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हटाकर हम इसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ लेकर जाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई बच्चों? तो मेरे बच्चों, यहां तक आपने क्वेश्चंस को ठीक ढंग से समझ लिया है, तो ये है आज आप लोगों की पहली क्लास। इससे अगली क्लास आप लोगों के लिए टेंस और कंडीशंस पर ही हमारा एक सेकंड सेगमेंट आप लोगों को मिलेगा अगली क्लास, जिसके अंदर हम इन टेंसेस के और कॉन्सेप्ट्स को गहराई पर आप लोगों के साथ समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ये प्रयास आप लोगों के लिए सच्चा है और सटीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएंगे ताकि वो अपना समय भी बचाएं और टू द पॉइंट कंटेंट पर अच्छे से मेहनत करें। आपका बेहद सारा शुक्रिया।